नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका। आज हम लोग यूनियन बजट को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनियन बजट समझा भी दूंगा और याद भी करा दूंगा। चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरबीआई ग्रेड बी हो, यूपीएससी हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन का आप तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आपका बजट कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो चुका है और क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग इस सेशन को किस तरह से कवर करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। यूनियन बजट का डॉक्यूमेंट मैंने 7 पेज का रखा है, 8 पेज का रखा है। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज और ये 8 पेज। तो 8 पेज का हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। इस 8 पेज में आपको रीडिंग करना है। इस 8 पेज में कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैंने नोट्स के माध्यम से कैप्सूल बना कर डाल दिया है। ठीक है, तो अगला 4 पेज जो है वो बजट का कैप्सूल है। ठीक है, ये 1 पेज, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज। ठीक है, तो ये 4 पेज में मैंने पूरा बजट का नोट्स बना कर रखा हुआ है। ये जो मैं बजट का नोट्स बनाया हूं, यहां से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बजट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है, बहुत ज्यादा बनता है। बजट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया है, पूरे डॉक्यूमेंट का नोट्स बनाया है। ठीक है, यहां से ही क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है, उसको मैंने यहाँ डाला है। तो सारा का सारा डेटा मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, अभी हम लोग इस नोट्स को ही समझेंगे और इस नोट्स को ही याद कर लेंगे। जैसे ही नोट्स समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो फिर इसको रीडिंग कर लेंगे, है ना, ताकि कुछ भी ना छूटे। इसको रीडिंग कर लेंगे और आपको दिखेगा कि क्वेश्चन इस वीडियो के बाद सारा का सारा क्वेश्चन आपका कवर हो रहा है। ठीक है, चलो समझेंगे अभी हम लोग आराम से। वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी जाकर के आपको चीजों को याद करने में बहुत आसानी होगा। अब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये वीडियो के खत्म होने तक आपको 70% याद हो चुका होगा। 100% बोलना चाहता हूं, लेकिन चलो 70% याद करा दूंगा मैं आपको। ओके, आज मैं रेड रेड कलर पहन करके आया हूं ताकि वाइब मैच हो सके, है ना। अच्छा, याद करेंगे आराम से, मस्त इजी है। बजट कुछ नहीं है। जिस तरह से यहाँ बजट हम लोग कवर कर रहे हैं, सेम वे में हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे कवर किया है। इकोनॉमिक सर्वे बजट के इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आम बोली चाली का भाषा में इकोनॉमिक सर्वे को उतना नहीं माना जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी आप कवर कर लेना। होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इकोनॉमिक सर्वे का भी। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं आराम से। ठीक है, समझने पर जोर देना। ठीक है, नोट्स नहीं बनाना, समझने पर जोर देना। स्टार्ट करते हैं। बजट क्या होता है, देखो समझते हैं। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं, बजट क्या होता है। देखो, आप भी बजट बनाते होंगे, हम भी बजट बनाते हैं। जैसे मान लो कि अगला महीना में आपको बजट बनाना है, तो अगला महीना में आपका कितना पैसा खर्चा होने वाला है, कितना पैसा आपके पास आने वाला है, उसका आप एक प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, एक कागज में आप लिखे हैं कि कितना पैसा आने वाला है मेरा इस महीना में, और इस महीना में कितना पैसा चला जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं बजट। आप भी बजट बनाते हो। अगर मान लो कि आप हॉस्टल में रहते होगे तो आप तभी भी बजट बनाते होंगे, अभी भी आप बजट बनाते हो। बजट नॉर्मल चीज है। ठीक है, उसको हम लोग बजट बोलते हैं। तो यहां पर जो बजट का बात हो रहा है, यूनियन बजट का बात हो रहा है, यानी देश का हिसाब किताब का बात हो रहा है। आपका हिसाब किताब का बात नहीं हो रहा है, देश का हिसाब किताब का बात हो रहा है। ठीक है, यानी साल में कितना पैसा आएगा, ठीक है, और साल में कितना पैसा जाएगा, इसके बारे में बात हो रहा है। तो साल में कितना पैसा आएगा वो बताता है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू। साल में कितना पैसा जाएगा देश से, वो बताता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, और दोनों को मिला देता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और बता देता है कि ये है हमारा बजट। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अंदर अंतर क्या है, देखो, सरकार जो है साल भर में जितना भी काम करता है, जितना वो डेवलपमेंट करता है, तो उसको एक डॉक्यूमेंट में ला करके बताता है आपको। उसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, साल में मतलब आने वाला साल में सरकार कितना खर्चा करने वाला है, कितना डेवलपमेंट करने वाला है, इसको जब बताता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बजट। ठीक है, तो बजट होता है कमिंग ईयर का। ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे होता है पास्ट ईयर का। इसीलिए हम लोग बजट बनाते हैं 2026-27 के लिए बनाते हैं, यानी अगले साल के लिए बनाते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे जब बनाते हैं तो एक साल पहले का रहता है, 2025-26 का रहता है। ठीक है, चलो इतना तो आपको क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बजट 2026-27 के बारे में बात हो रहा है। ये हर साल बजट आता है, हर साल इकोनॉमिक सर्वे आता है।
तो इस साल का बजट के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि इस साल का इकोनॉमिक सर्वे के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं इस साल का बजट के बारे में। देखो, इस साल का बजट में सरकार ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ पिलर्स बताए हैं, 6 पिलर्स बताए हैं। ठीक है, साथ में बोला है कि सरकार 3 कर्तव्य को निभाएगी। 3 कर्तव्य सरकार खुद ही मान लिया है कि ये 3 कर्तव्य है, और इस 3 कर्तव्य को हम लोग फुलफिल करेंगे। कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी। सरकार अपना बोल रहा है कि सरकार, देखो हम सरकार हैं, मेरा 3 ड्यूटी है, ये 3 ड्यूटी को हम फॉलो करेंगे, ये बोल रहा है। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का 6 पिलर है, कौन कौन सा है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहला क्या है? एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग को एक्सेलरेट करना है। इकोनॉमी का जो गाड़ी है ना, उस गाड़ी को एकदम फास्ट भगाना है। ठीक है, वो करना है, इकोनॉमी का गाड़ी को पूरा फास्ट भगाना है। पिलर नंबर 1। पिलर नंबर 2 है स्ट्रेंथन फाउंडेशंस। जिस गाड़ी को हम लोग बहुत तेजी से भगाने वाले हैं, इकोनॉमी को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हैं, तो इस इकोनॉमी का पार्ट पुर्जा सही होना चाहिए। पार्ट पुर्जा को स्ट्रांग कर लो, चक्का बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी बढ़िया होना चाहिए, गाड़ी में फ्यूल रहना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से इकोनॉमी को हम लोग तेज कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, पहला पिलर। दूसरा पिलर, इकोनॉमी को तेज फास्ट भगाने के लिए इकोनॉमी का फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, रोड्स, रेलवेज, ठीक है, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। तो दूसरा पिलर है स्ट्रेंथन फाउंडेशंस। तीसरा है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। जिस इकोनॉमी का गाड़ी को हम लोग तेज भगा रहे हैं, उसका फाउंडेशन भी ठीक कर लिए है, तो पीछे जो इंसान बैठा हुआ है उन लोग का भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम जो गाड़ी चला रहे हैं और पीछे का इंसान इधर दौड़ उड़ जा रहा है, उधर उड़ जा रहा है, फेंका जा रहा है पीछे का इंसान। ऐसा नहीं, जो गाड़ी हम चला रहे हैं पीछे का इंसान भी आराम से बैठा रहना चाहिए, उसको खुशी होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया तीसरा पिलर। चौथा पिलर, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए। जो हम इकोनॉमी को चला रहे हैं, इकोनॉमी को गवर्न कर रहे हैं, ठीक है, ये ट्रस्ट बेस्ड होना चाहिए। जो पीछे लोग बैठे हुए हैं वो ट्रस्ट कर रहे हैं मेरे पे, इस ड्राइवर पे ट्रस्ट कर रहे हैं, इसीलिए चौथा पिलर है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। पांचवा पिलर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग। जिस ट्रेन को हम चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेन चला रहे हैं, तो ट्रेन का पीछे में होता नहीं है, झालमुड़ी बेचता है, और क्या बेचता है, झालमुड़ी बेचता है, समोसा बेचता है, पकौड़ी बेचता है, तो वो लोग अपना बिजनेस अच्छे से कर पाए। ठीक है, और साथ में जो आदमी वहां बैठा हुआ है वो लोग आराम से बैठे रहे, तब ना हम गाड़ी को अच्छा चलाएंगे। इसीलिए पांचवा पिलर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग। ठीक है, ये हो गया पांचवा पिलर। ठीक है, फिर छठा है फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन का मतलब कि ऐसा ना हो कि हम अपना गाड़ी में खूब खर्चा करके लंबा रास्ता तय कर रहे हैं। शॉर्टकट मतलब सही रास्ता पकड़ना है, गलत रास्ता नहीं पकड़ना है। ये 6 पिलर है। पहला क्या है? एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा क्या है? फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बना लो। तीसरा पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। चौथा ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। पांचवा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग, और छठा फिजिकल डिसिप्लिन। ये 6 पिलर है, याद हो जाना चाहिए। एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बजट 2026-27? ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया है। ठीक है, पहला क्या है? एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथन फाउंडेशन, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड लिविंग, और फिजिकल डिसिप्लिन। डन डन डन। चलो, पिलर्स तो आपको याद हो गया। गवर्नमेंट का 3 कर्तव्य है, तीनों कर्तव्य को देख लो। ठीक है, पहला क्या है? एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करना है और फास्ट ही रखना है, यानी एक्सेलरेट तो करना है और सस्टेन करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, सस्टेन करना है, ये पहला कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य क्या है? फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। जो हमारे लोग हैं, जिसमें यूथ है, ठीक है, बुजुर्ग हैं, तो उनका जो ख्वाहिश है उनको पूरा करना है। जैसे एक यूथ का भी क्या ख्वाहिश है? उनको जॉब मिल जाए, एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो अच्छा से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी पाए, ठीक है, हेल्थ केयर उसको अच्छा से मिले, यही सब तो उसका एस्पिरेशन है। तो हम लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल करेंगे, ये सेकंड कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, चलो ठीक है, और इस पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि 3 कर्तव्य कौन कौन सा है, ये कर्तव्य नंबर 3 कौन सा है। ठीक है, चलो, तो पहला है कि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करेंगे और सस्टेन करेंगे। दूसरा, हम लोग पीपल के एस्पिरेशन को फुलफिल करेंगे,
और तीसरा है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये देखो, फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, हमारे जो लोग हैं उनका एस्पिरेशन को फुलफिल करना है। मोस्टली तो यूथ है ना, युवा है, और युवा का एस्पिरेशन क्या है, जॉब मिल जाना। तो उसी को तो नहीं मिल पा रहा है जॉब, वही तो परेशान है। तो सरकार बोल रहा है कि इसीलिए हम लोग ये जो बजट लाए हैं ना, ये यूथ बेस्ड है, यूथ के लिए ही फोकस करके बनाए हैं। इसीलिए हम लोग दूसरा कर्तव्य अपना माने हैं कि हम लोग को लोगों का एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है। इकोनॉमिक ग्रोथ तो करना ही है, दूसरा एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है, और तीसरा कि सबका एस्पिरेशन फुलफिल हो जाए, सबका साथ हो, सबका विकास हो, गरीब पीछे ना छूटे, रूरल एरियाज के लोग पीछे ना छूटे, बुजुर्ग लोग ना पीछे छूटे, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट के लोग ना पीछे छूटे, कोई भी पीछे ना छूटे, सबको हम लोग को इंक्लूड करके ही आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग को 6 पिलर है, यानी ग्रोथ डेवलपमेंट का रास्ता में जाना है तो गाड़ी को फास्ट चलाना होगा, गाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होगा, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होगा, और ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ बिजनेस भी होगा, और फिजिकल डिसिप्लिन होगा, तब जाके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग पहुंच सकेंगे। ये तो हो गया 6 पिलर। और 3 सरकार का कर्तव्य क्या है, सरकार जो गाड़ी चला रहा है ना, उसका कर्तव्य क्या है, उसका कर्तव्य है कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम लोग आगे ले जाना है, फास्ट एक्सेलरेट करना है। दूसरा, लोगों का ध्यान देना है, लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल करना है, और तीसरा, सबका साथ सबका विकास। ठीक बात, क्लियर? 3 कर्तव्य कौन कौन सा है और 6 पिलर कौन कौन सा है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और अगर आपका एग्जामिनेशन पिछला 3-4 महीने के अंदर है, तब तो चांस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा चांस है कि बजट से क्वेश्चन बनेगा, और यही 4 पेज से क्वेश्चन बनेगा आपका। ये 4 पेज अभी मैं आपको याद कराने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका बजट कैप्सूल, मतलब एक पेज तो हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी 3 कर्तव्य मैंने बोला कि सरकार का 3 कर्तव्य है, तो 3 कर्तव्य पे बहुत सारा जो डेवलपमेंट आगे करना चाहता है सरकार, वो बता रहा है। ठीक है, तो कर्तव्य 1 पढ़ेंगे, कर्तव्य 2, कर्तव्य 3 पढ़ेंगे, और फिर कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको देख लेंगे। ठीक है, बट थैंक यू बोल देंगे और फिर रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। चलो, कर्तव्य 1, पहला कर्तव्य क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना था और हम लोगों को सस्टेन करना था। याद करो, जो ड्राइवर है, जो इकोनॉमिक गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, वो क्या सोच रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ पे हम लोग को फोकस करना है, एक्सेलरेट करना है, सस्टेन करना है। ठीक है, यही तो बोला ना, यही कर्तव्य 1 है। दूसरा कर्तव्य है फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, और तीसरा कर्तव्य क्या है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन मेन काम कौन सा है, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को करने के लिए सरकार बोल रहा है कि हम लोग 6 काम करेंगे, 6 इंटरवेंशन करेंगे। ठीक है, तो कर्तव्य 1 में टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ 6 इंटरवेंशन टू बी डन, 6 इंटरवेंशन हम लोग करेंगे। वो कौन कौन सा 6 इंटरवेंशन है, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, देखो एक एक करके मैं रीड करता हूँ 6 इंटरवेंशन। ठीक है, ABCDEF। ठीक है, तो ए से है स्केल अप इन मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर। 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे। 200 लीगेसी क्लस्टर्स को हम लोग रेनोवेट करेंगे, रेनोवेशन ऑफ 200 लीगेसी क्लस्टर्स। इसके बाद चैंपियन MSME, जो MSME हम लोग को इतना हेल्प करता है, MSME को और स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि वो और हेल्प कर सके हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में। ठीक है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज करेंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है ना, जो हम लोग का पॉल्यूशन दे रहा है, उसको मैनेज करने के लिए ये चीज लाया गया। ठीक है, और लास्ट में सिटी इकोनॉमिक रीजन, हर सिटी का इकोनॉमी को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो ये 6 इंटरवेंशन करने वाला है सरकार अंडर कर्तव्य 1। ठीक है, चलो अब ये 6 को हम लोग एक एक करके रीड करते हैं, 6 के अंदर क्या क्या करने वाला है ना। अब एक एक करके हम रीड करते हैं। पहला को देखते हैं, पहला को देखते हैं। थोड़ा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ इसका, हाईलाइटर कलर। कौन सा कलर लेता हूँ, ग्रीन लूँ, ग्रीन। चलो, तो पहला है बायो फार्मा शक्ति। ठीक है, मतलब ये जो 7 जो बोला ना मैंने कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगा, तो कौन कौन सा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि कितना स्ट्रेटेजिक सेक्टर में आपको मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने वाला है सरकार अंडर कर्तव्य 1। तो आप क्या बोलोगे कि 7, थाला फॉर रीजन। ठीक है, तो 7 देखते हैं। अब दिख रहा है ना आपको, तो बढ़िया से दिख रहा होगा। चलो ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं बायो फार्मा शक्ति। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, बायो फार्मा शक्ति। बायो फार्मा शक्ति के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग चाहते हैं कि अपने देश में ही मेडिसिन का प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। किसका, मेडिसिन का। जो एडवांस और अफोर्डेबल मेडिसिन है
उसका हम लोग घर में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, इसके लिए जो इंस्टीट्यूशन है ना उसका नाम है नाइपर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ऐसा कुछ नाम है। अभी हम लोग रीडिंग करेंगे ना, देख लेंगे। ठीक है, तो रीडिंग कर लेते हैं, देखिए लेते हैं ना, तो एक मिनट देख ही लेते हैं क्या नाम है नीपर का। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट है जिसमें हम लोग फार्मास्यूटिकल के बारे में देख रहे हैं, फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस तरह का इंस्टीट्यूट है अभी 7 गो। तो उसको सातों के सातों को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और 3 गो इंस्टीट्यूट और बना रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, मेडिसिन हम लोग अपने घर में बना सके। ठीक है, और हम लोग का इंपोर्ट डिपेंडेंस कम हो सके। अभी हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ कुछ मेडिसिन के लिए बाहर से मंगाते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो उस इंपोर्ट को कम करके हम लोग अपने घर में ही एडवांस्ड तरीके का और अफोर्डेबल मेडिसिन बना लेंगे। ठीक है, इसके लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। देखो 10 केसी का मतलब क्या होता है, 10 के का मतलब होता है 10,000 और सी मतलब करोड़। ठीक है, तो केसी जब भी मैं बोलूंगा ना, केसी तो मतलब होता है करोड़, और जब मैं बोलूंगा एलसी मतलब लाख करोड़। ठीक है, केसी मतलब 1000 करोड़ और एलसी मतलब कि लाख करोड़। ठीक है, तो 1000 करोड़ और लाख करोड़, इतना तो क्लियर हो गया। ठीक है, इसको आप याद रखना क्योंकि अभी मैं बहुत यूज करूंगा केसी और एलसी। ठीक है, तो 10 केसी इन 5 ईयर्स, 10,000 करोड़ इन 5 साल हम लोग बायो फार्मा शक्ति के लिए खर्च करने वाले हैं। क्लियर? चलो अभी हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। देखो आपके मोबाइल फोन्स में, ठीक है, आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप में, आपके कैमरा में, ठीक है, आपके माइक में, हर जगह में ना एक सेमीकंडक्टर चिप लगता है। और वो सेमीकंडक्टर चिप जो है वो इंडिया में बनता नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, वियतनाम को बोलना पड़ता है, चाइना को बोलना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर मोस्टली बनता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई उन लोग पर डिपेंडेंट ना रहे। कभी वो लोग बोल देगा कि नहीं बनाएंगे, तब क्या करेंगे भाई? हम लोग का तो ईयरफोन नहीं काम करेगा, हम लोग का तो लैपटॉप काम नहीं करेगा, हम लोग का तो ये मेरा पेन ही काम नहीं करेगा, कुछ काम ही नहीं करेगा। और सेमीकंडक्टर चिप इतना इंपॉर्टेंट होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में नहीं होता है। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ये स्कीम को लाया जा रहा है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक, और क्या क्या करेंगे भाई? 7 सेक्टर में से 2 सेक्टर तो हो गया, तीसरा सेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जिस तरह सेमीकंडक्टर चिप है ना, उस तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, छोटा छोटा कंपोनेंट होता है जो कि हम लोग को नहीं मिल पाता है, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, आप देखे भी होंगे कि अभी आपका जो मोबाइल है वो मेड इन इंडिया नहीं होता है, वो असेंबल्ड इन इंडिया होता है। ठीक है, तो जब आप मोबाइल का सारा कंपोनेंट बाहर से मंगा करके यहाँ पर आप खाली असेंबल कर दे रहे हो, तो ये थोड़ी ना आपका आत्मनिर्भरता है, नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने देश में ही जो कंपोनेंट वो बनाएंगे, ताकि कंपोनेंट भी देश में बने, मैन्युफैक्चर हो, और वो कंपोनेंट को असेंबल भी देश में ही रखें, देश में ही करें। तो इसके लिए पहले जो है ना वो 25,000 करोड़ था, 25,000 करोड़ आउटले रखा गया था, तो उसको अब आउटले बढ़ाया गया और 40,000 करोड़ कर दिया है, 40 केसी कर दिया है। ठीक है, आउटले 40 केसी कर दिया है, इसका टेन्योर है 6 साल। ठीक है, तो ये जो स्कीम होने वाला है इसमें 40,000 करोड़ रुपया खर्च होगा और अगला 6 साल के लिए। ठीक है, इसके बाद है रेयर अर्थ कॉरिडोर। देखो हमारे देश में ना बहुत सारा मिनरल बनता है, जैसे कॉपर, लिथियम, ठीक है, जो कि आपके सामान में, इक्विपमेंट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में यूज होता है। और वो जो मिनरल है वो हमारे देश में है, लेकिन उसको हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इतना प्रोडक्टिविटी नहीं है, इतना तेजी से नहीं निकाल रहे हैं, प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रेयर अर्थ का कॉरिडोर बना रहे हैं। रेयर अर्थ का मतलब होता है जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ठीक है, कॉपर, ये सब जब निकल रहा है तो वो निकाल करके माइनिंग करके उसको प्रोसेसिंग में भेज देंगे, वहां प्रोसेसिंग होगा, आगे बढ़कर रिसर्च में चला जाएगा, रिसर्च से कुछ आउटपुट निकल जाएगा। ये जो पूरा कॉरिडोर है ना, जहां पर माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इस कॉरिडोर को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ताकि रेयर अर्थ का कॉरिडोर बन सके। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसके बाद है केमिकल पार्क। केमिकल पार्क अब बन रहा है, 3 केमिकल पार्क बनने वाला है। इसके लिए स्कीम अनाउंस किया गया है कि 3 केमिकल पार्क बनेगा। ठीक है, केमिकल पार्क का क्या मतलब होता है? देखो आप ये तो समझ रहे हो कि केमिकल का क्या मतलब होता है। केमिकल इंडस्ट्री जहां पर रहता है ना, वहां पर बहुत सारा केमिकल
इधर उधर होता है, ठीक है। और केमिकल मान लो कि निकाला है एक जगह में, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर दूसरा इंडस्ट्री में जाकर के उस केमिकल को थोड़ा सा यूज करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसको ट्रांसपोर्ट करके फिर उसको यूज किया जाता है। तो यहाँ पर केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन में केमिकल का कॉस्ट बढ़ जा रहा है। तो इसमें क्या हो, प्रॉब्लम होता है, एक केमिकल को यहाँ बनाए, थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए दूसरा जगह लेकर गए, फिर तीसरा जगह हम जाकर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, चौथा जगह हम बना रहे हैं। तो सरकार बोलता है भाई एक केमिकल पार्क बना लो, उसी के अंदर निकालो केमिकल को, बनाओ, सारा काम उस पार्क के अंदर ही कर लो। उससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा। दूसरा, तुम केमिकल को लेकर इधर उधर भागोगे नहीं, अगर भागते हो तो लॉजिस्टिक खर्चा लगता है, ट्रांसपोर्ट खर्चा लगता है, वो नहीं लगेगा, ठीक है। तीसरा कि भाई केमिकल बहुत थोड़ा सा सेंसिटिव चीज है, अब कहीं कहीं पर कुछ लीक हो जाता है, बम ब्लास्ट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा भाई, तो तुम एक जगह रखो यार। तो इसीलिए हम लोग केमिकल पार्क बना दे रहे हैं 3 गो, ठीक है। कैसे बनाएंगे हम लोग, एक स्कीम लेकर के आए हैं। उस स्कीम में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई बढ़िया बढ़िया सा प्रपोजल देगा और पसंद आया तो उसमें हम लोग पैसा खर्चा करेंगे और बोलेंगे कि तुम बनाओ, ठीक है। सपोर्ट टू स्टेट्स ये बेस्ट प्रपोजल, अगर बेस्ट प्रपोजल आता है तो सपोर्ट दिया जाएगा स्टेट्स को। जब बेस्ट प्रपोजल आएगा तब जाकर स्टेट को सपोर्ट देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं चैलेंज रूट। चैलेंज रूट का मतलब होता है कि तुम चैलेंज करोगे, तुम्हारे पास बेस्ट है तो हम तुमको देंगे, ठीक है। ये हो गया केमिकल पार्क 3 को बनने वाला है हमारे देश के अंदर। इसके बाद है कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी। कैपिटल गुड्स का मतलब आप समझते हो, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है कि ऐसा गुड्स जो कि आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिट दे सकता है और ज्यादा गुड्स बना सकता है। जैसे कि मान लो कि एक हम मशीन बनाए, ठीक है। कौन सा मशीन बनाए, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा मशीन बनाए जिसमें पेन बनता है, ठीक है। तो ये जो पेन बन रहा है ये तो नॉर्मल गुड्स है, हम इसको यूज कर रहे हैं, आप इसको यूज करेंगे। लेकिन ये पेन जिस मशीन से बनता है ना, वो मशीन तो नॉर्मल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो ये हो गया नॉर्मल गुड्स, वो हो गया कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब कि वो बहुत सारा आपको बेनिफिट दे पा रहा है, ठीक है। मान लो कि आप और एक एग्जांपल लेते हैं, आप बड़ा सा क्रेन खरीद लिए, ठीक है, क्रेन। तो क्रेन क्या, वो आपका कैपिटल गुड्स है, वो नॉर्मल गुड्स नहीं है। वो कैपिटल गुड्स आपका बहुत सारा काम करके देगा, ठीक है। तो ऐसा चीज जो कि बहुत सारा काम करके आपको देता है उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या काम करा गया है, हाईटेक टूल रूम्स बाय सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है, सेंट्रल पीएसयूज इन 2 लोकेशन। देखो हाईटेक टूल रूम बनाया जा रहा है 2 लोकेशन के अंदर। हाईटेक टूल रूम्स का मतलब क्या होता है, जब देखो आप सिलाई मशीन होता है ना, तो सिलाई मशीन का जो कंपोनेंट होता है, पार्ट्स होता है, तो वो सब कहाँ बनता है, टूल रूम्स में बनता है। ये टूल रूम है ना, हाईटेक टूल रूम्स, वहां पर आपका बनता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक ये वाला ही पेन यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर कुछ और यूज कर रहे हैं, जैसे मान लो ये चार्जर यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो चार्जर यूज कर रहे हैं, तो चार्जर के अंदर कुछ कुछ ऐसा पार्ट है जो कि बन रहा है और बहुत प्रिसाइज बनना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग हाईटेक टूल रूम्स, ठीक है। और आपको बताता हूं मैं, जैसे क्या बताऊं, रुको 1 मिनट, हाँ। जैसे ये मेरा बोतल है, ठीक है, ये बोतल का कैप है, कैप मैंने खोला, ठीक है। अभी कैप में आप देखोगे कि कैप का जो डिजाइन है, ये डिजाइन कैसे बना है, कोई आदमी बैठ करके क्या ऐसे करके निक्काशी किया है, कि नक्काशी थोड़ी नहीं किया होगा, या फिर मान लो कि इसे छुरा से एकदम धार किया है, नहीं किया है। ये जो प्लास्टिक है एक मोल्ड के अंदर डाला होगा, अब मोल्ड सूखा होगा तो प्लास्टिक तो बन गया होगा कुछ, है ना। तो जो मोल्ड है ना, मोल्ड, वो मोल्ड डाई, ठीक है, खांचा, वो खांचा क्या होता है, खांचा बनाने के लिए हम लोग ये हाईटेक टूल रूम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हाईटेक टूल रूम्स अगर बनेगा हम लोग का बहुत, तो कैपिटल गुड्स भी बनेगा हम लोग का बहुत। तो इसीलिए सरकार का जो पीएसयू है, सरकार का जो कंपनी है सेंट्रल पीएसयूज, तो वो लोग 2 लोकेशन में हाईटेक टूल रूम्स बनाएगा, ठीक है, जहां पर प्रिसीजन वाला टूल्स भी बनेगा। इसके लिए 2 स्कीम भी लाया गया है। एक स्कीम है कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम। और दूसरा है कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, इसके अंदर कंटेनर बनेगा, बड़ा बड़ा कंटेनर। उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया यहाँ पर एलोकेट किया गया है 5 साल के लिए। 10 केसी का मतलब 10,000 करोड़ है। तो ये छठा सेक्टर हो गया। कौन कौन सेक्टर देख लिए हम लोग, पहला देखिए बायो फार्मा शक्ति, दूसरा सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, रेयर अर्थ कॉरिडोर, 3 केमिकल पार्क, और फिर कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी देख ली है ना। इसके बाद देखेंगे टेक्सटाइल सेक्टर।
देखो टेक्सटाइल सेक्टर हमारा बहुत बूम कर रहा है, ठीक है, तो और बूम कराना चाहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपने पढ़ा था, तो जो हम लोग PLI स्कीम से लेकर के आए थे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बूस्ट मिला था। पहले हम लोग टेक्सटाइल का इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, अब हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करने लगे हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर बहुत बूम कर रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर का मतलब कि आप जो कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कपड़ा बना है ना, ये टेक्सटाइल सेक्टर का से बना है, ठीक है। जैसे मान लो PPE किट, PPE किट क्या था, उसमें भी तो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अलग तरीका का कपड़ा, वो कौन बनाया है, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बना है वो, है ना। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हम लोग एक प्रोग्राम लेके आने वाले हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। इसमें पांच सब स्कीम होने वाला है। 5 बोल रहा हूं तो 5 निकल जा रहा है। 5 सब स्कीम है इसके अंदर, ठीक है। रीड करते हैं। नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, टैक्स इको इनिशिएटिव और समर्थ 2.2, ठीक है। ये सब स्कीम से क्या होने वाला है ना, हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने वाले हैं। टेक्सटाइल सेक्टर में बेटर स्किल्ड वर्कर्स आए, इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग इन हाउस थोड़ा सा रिसर्च करेंगे और इको फ्रेंडली बनाएंगे टेक्सटाइल। बस यही है, यही टेक्सटाइल है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग 7 सेक्टर देख लिए, जो 7 सेक्टर में हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना था, है ना। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पर पहला कर्तव्य जिसमें हम लोग को इकोनॉमी को ग्रोथ कराना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिटेल में देखने की, इकोनॉमी को ग्रोथ कराना है, डिटेल में देखना पड़ेगा। इकोनॉमी को ग्रोथ कराने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने कहा कि 6 इंटरवेंशन है, हम लोग को 6 काम करना पड़ेगा। 6 काम में सबसे पहला काम था कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट कराओ। 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर को पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया हम लोग का पहला इंटरवेंशन, पहला काम। दूसरा काम क्या है, रेनोवेशन ऑफ 200 लीगेसी क्लस्टर्स। देखो लीगेसी क्लस्टर का क्या मतलब होता है, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया जो कि बहुत सालों से बहुत डेवलपमेंट करा रहा है, तो उनका रिनोवेशन हम लोग कराएंगे। देखो भाई, ये लीगेसी क्लस्टर नहीं रहेगा ना, तो जो हम लोग का हो ही रहा है ना, वही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये 200 लीगेसी क्लस्टर जो है, जो बहुत सालों से चलते आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का एक ग्रुप हो गया, ठीक है, या मेडिसिन सेक्टर का एक ग्रुप हो गया, जो ये सब क्लस्टर्स है ना, इसका रिनोवेशन अगर नहीं भी करोगे तो भी हम लोग का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि और भी तो ग्रोथ हो, क्योंकि हम लोग को इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है। बस किसी तरह चल रहा है ऐसा नहीं करना है, हम लोग को एक्सेलरेट करना है। इसीलिए जो लीगेसी क्लस्टर है, उन लोग का हम लोग रेनोवेट करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, वहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर के आना चाहते हैं। तो दूसरा इंटरवेंशन हम लोग का ये था। तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं, चैंपियन MSME। हम लोग को MSME का हेल्प करना है, क्योंकि MSME जो है वो कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा करता है हमारे देश के इकोनॉमी में। ये हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में भी पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए, उन लोगों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग कुछ कुछ और स्टेप भी यहाँ पर लिए हैं, देखते हैं, उसको रीड करते हैं ना। 10 KC SME ग्रोथ फंड, SME को ग्रोथ करने के लिए हम लोग 10,000 करोड़ का फंड रख रहे हैं, ठीक है। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, उसके अंदर हम लोग 2000 करोड़ एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, ताकि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली MSME तक पैसा पहुंचे और MSME फिर ग्रोथ करे और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और भी हो, ठीक है। इसके बाद जो ट्रेड डिस्काउंटिंग होता है, ट्रेड रिसीवेबल का डिस्काउंटिंग सिस्टम जो होता है, ट्रेड्स होता है, इसका भी सपोर्ट और तेजी कर रहा है। देखो मोस्टली क्या होता है, ये बताता हूं मैं आपको, डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या होता है। ये डिस्काउंटिंग सिस्टम का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या होता है ये समझो। जैसे मान लो कि एक MSME है, एक दुकान वाला है, ठीक है, एक दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है और ये एक सामान बेचा है, ठीक है। किसको बेचा है, मान लो कि एक्स लिमिटेड को बेचा है। तो एक्स लिमिटेड को कोई सामान वो बेचा है, मान लो कि इतना बड़ा सामान है, वो इसको बेचा। तो एक्स लिमिटेड बोला कि अभी आपको पैसा नहीं देंगे, हम आपको 6 महीने के बाद पैसा देंगे। अभी आप एक काम करो, एक बिल दे देता हूँ मैं आपको, ये बिल आप रख लो। ये जो बिल है ये आप जब 6 महीने के बाद लौटाओगे ना, तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स, या वो इसको बोलते हैं बिल, ठीक है। अब दुकानदार का तो पैसा फंस गया भाई, वो तो सामान बना करके बेच दिया था और दुकानदार का पास तो पैसा आया नहीं। अभी आगे का सामान कैसे बनाएगा, तो दुकानदार रुक जाता है, मतलब छोड़ो यार, अभी तो पैसा जब आएगा तब बनाया जाएगा। तो इसका पैसा रहता नहीं है, इसका हाथ से लिक्विडिटी खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया। सरकार बोलता है ऐसा नहीं होने देगा, हम ऐसा नहीं होने देगा। हम क्या करेंगे, सरकार क्या बोल रहा है, सरकार हम एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं, उसका नाम है ट्रेड रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। यहाँ पर क्या होगा, इस प्लेटफॉर्म में तुम ला करके
ये जो बिल है ना ये हमको दे देना, सरकार को दे देना। सरकार क्या करेगा, ये बिल ले लेगा और ये बिल का जितना अमाउंट है ना थोड़ा सा अमाउंट काट करके तुमको दे देगा। ठीक है, मतलब सरकार ये काम नहीं करता, सरकार किसी से करवाता है। ठीक है, तो मान लो कि सरकार के बिहार में कोई दूसरा आदमी कुछ पैसा आपसे काट करके आपको पैसा दे दिया और आपसे बिल ले लिया। ठीक है, अब ये बिल को वो बाद में एक्स लिमिटेड से तगादा करने चले जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी पैसा मिल गया, आपको तो पैसा मिल गया। ठीक है, आपको तो बिल मिल रहा था, अब यहां पर आपको बिल के चक्कर में आपको पैसा मिल गया, आपका बिल का झमेला खत्म हो गया। ठीक है, और आपको पैसा मिल गया, और आपको पैसा मिल गया तो आप और भी डेवलपमेंट करोगे, और भी सामान बेचोगे। आप सामान बेचोगे, एमएसएमई सामान बेचेगा, तो इकोनॉमी तो ग्रोथ कर रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग ट्रेड का सपोर्ट जो है वो और स्ट्रांग कर रहे हैं कि ये जो सिस्टम है ना, जहां पर बिल देख करके फटाक से पैसा मिल जाता है दुकानदार को, एमएसएमई को, ये चीज हम और फास्ट करना चाहते हैं और रिलायबल बनाना चाहते हैं, और क्या बोलते हैं उसको, फास्ट बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ट्रेड सपोर्ट आपको मिलेगा विथ सेंट्रल गवर्नमेंट बैकिंग। ठीक है, ये भी हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो यार, यही दक्षिणा है मेरा। अभी हो गया, ये हो गया। इसके बाद कॉर्पोरेट मित्रा, ये क्या है इसको समझ लो आप। अभी अगर मान लो कि जो छोटा छोटा एमएसएमई होता है ना, उसको क्या करना पड़ता है, उसको जब भी इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है, ठीक है, आईटीआर फाइल करना पड़ता है, या फिर मान लो कुछ कंपनी है, छोटा सा कंपनी है, और कंपनी का बैलेंस शीट, पीएनएल, वो सब बनाना पड़ता है, एनुअल मीटिंग करना पड़ता है, तो बार बार उसको सीए के पास जाना पड़ता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना पड़ता है, या कंपनी सेक्रेटरी के पास जाना पड़ता है, या तो सीएमए के पास जाना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है। और ई लोग के पास, चूंकि ये लोग तो बड़ा प्रोफेशनल है तो खूब पैसा लेता है। हम साला आईटीआर फाइल करने के लिए जाते हैं ना, उनसे कम से कम 2500 रुपये ले लेता है। हमको अच्छा नहीं लगता है भाई, वो हम भी कर सकते हैं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए नहीं कर पा रहे। आईटीआर के लिए तुम 2500 ले रहे हो, 3000 ले रहे हो, 3500 ले रहे हो, 5000 ले रहे हो। ठीक है, तो एमएसएमई को दिक्कत हो रहा है, दर्द हो रहा है, दिल का हड्डी टूट जा रहा है। ठीक है, तो एमएसएमई के लिए क्या किया है सरकार, बोला है कि रुको, अभी सीए लोग के पास जाने से खूब पैसा लेता है ना, तो क्या करते हैं, जो सीए लोग जो काम जानता है ना, वो काम जो है ना अब एक नॉर्मल इंसान भी जान पाएगा अगर वो कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करेगा। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करेगा तो उसको हम लोग बना देंगे कॉर्पोरेट मित्रा, और वो आपका कम दाम में आपका काम कर देगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म कोर्स बनाने के लिए सरकार जो है वो आईसीएआई, आईसीएसआई और आईसीएमआई को बोला है। ठीक है, मतलब ये जो सीए का जो सबसे बड़ा बॉडी होता है ना, जो कि सारा सीए का ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करता है, वो है आईसीएआई। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उसी तरीके से सीएस का है आईसीएसएआई शायद। ठीक है, और इसका है आईसीएमएआई। ठीक है, तो ये लोग जो है ना, जो इंस्टीट्यूट का बॉडी है, इंस्टीट्यूट है, सीए इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और सीएस इंस्टीट्यूट है, सीएमए इंस्टीट्यूट है, तो ये लोग क्या करेगा, शॉर्ट टर्म कोर्स बनाएगा। सीए, सीएस, सीएमए का तो कोर्स बनाता है बड़ा बड़ा कोर्स, लेकिन अब शॉर्ट टर्म कोर्स बनाएगा ताकि सीए तो ना बन जाए, लेकिन ठीक है कॉर्पोरेट मित्रा जरूर बन जाए, कॉर्पोरेट मित्रा आपका हेल्प करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म कोर्स से हम लोग बहुत सारा कॉर्पोरेट मित्रा भी बना रहे हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मित्रा भी बनाया जा रहा है। इसमें किसका बेनिफिट हो रहा है, एमएसएमई को बेनिफिट हो रहा है। क्या चीज में बेनिफिट है भाई, बहुत में बेनिफिट है। एक तो सस्ता में उसका फाइनेंशियल काम सारा हो जा रहा है, ट्रेड रिसीवेबल का डिस्काउंटिंग हो जा रहा है ना, पैसा उसको मिल जा रहा है, लिक्विडिटी आ जा रहा है, और उन लोगों के ग्रोथ के लिए हम लोग 10,000 करोड़ रुपया रखे हुए ही हैं। एमएसएमई के लिए काम हो गया, तीसरा काम हो गया। चौथा काम देखते, चौथा इंटरवेंशन क्या है। चौथा इंटरवेंशन में बोल रहे हैं कि हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। तो रोड के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने वाले हैं। ठीक है, इस फंड से हम लोग किसको हेल्प करेंगे, प्राइवेट लोगों को बोलेंगे कि देखो प्राइवेट लोग, तुम लोग गवर्नमेंट के साथ मिल करके रोड से रेलवे बनाओ, और कुछ रिस्क अगर तुमको होता है, अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुम्हारा लॉस हो जाएगा, रिस्क है तुम्हारा, और तुम इसीलिए नहीं काम करना चाहता है सरकार के साथ, तो एक काम करो, जितना तुम्हारा रिस्क होगा ना वो हम लोग इस तरह से मैनेज कर लेंगे रिस्क गारंटी फंड से। इसीलिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया है, मतलब बनाने वाला है। ठीक है, यहाँ सब कुछ प्रपोजल ही हो रहा है। ये हो गया रोड्स के लिए। रेलवे के लिए क्या कर रहा है, एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है, जहां से फ्रेट जाएगा, जहां से सामान जाएगा। ठीक है, अगर सामान जल्दी पहुंचेगा एक जगह से दूसरा जगह,
तो उसका कॉस्ट कम लगेगा, है ना, और फास्टली पहुंचेगा सामान। तो एक फ्रेट कॉरिडोर बना रहा है दानकुनी से लेकर के सूरत। दानकुनी जो है ये हावड़ा के पास है, वेस्ट बंगाल में है ना, और सूरत जो है वो वेस्ट में है, गुजरात में है। तो यहाँ पर एक रास्ता बनेगा रेलवे का जहाँ पर सामान पहुंचेगा, मालगाड़ी के थ्रू सामान पहुंचेगा, ये हो गया रेल। इसके बाद वाटर का बात करते हैं। सरकार चाहता है कि रोड्स और रेलवे से जो सामान इधर उधर जाता है वो तो अच्छी बात है, लेकिन वाटर से भी जाना चाहिए, शिप के थ्रू भी जाना चाहिए। इसीलिए अभी 20 नेशनल वाटरवेज बनाया जा रहा है अगले 5 साल में, ठीक है, 20 नेशनल वाटरवे। स्टार्टिंग में हम लोग किए हैं ये वाला रूट से, तालचर, अंगुल, कलिंगानगर से लेकर के पारादीप और धमरा पोर्ट, ठीक है। ये एक रास्ता है जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग का मेन गोल क्या है कि 5 साल में 20 को नेशनल वाटरवेज बनना चाहिए, तो स्टार्टिंग अभी इससे किए हैं। इसके बाद वाटरवेज तो अभी नया नया आ रहा है ना, तो इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं पटना और बनारस में। तो रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुला है जहां पर पूरा आइडिया ज्ञान दिया जाएगा नेशनल वाटरवेज को लेकर के, ठीक है। इसके बाद सी, कोस्टल कार्गो प्रमोशन, ठीक है। जो सामान हम लोग भेज रहे हैं वो सी के थ्रू जाए, इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। रोड रेलवे से ज़्यादा हम लोग सी के थ्रू जाना चाहते हैं। तो जो हम लोग सी के थ्रू, वाटरवेज के थ्रू जो सामान हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं या सामान को भेजते हैं, इसका शेयर अभी 6% है, ठीक है। 6 मतलब 6% सामान जो है हम लोग सी के थ्रू भेजते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो शेयर है ये बढ़ करके 12% हो जाए बाय 2047, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंडिजिनस सी प्लेन मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हैं। सी प्लेन का मतलब होता है कि ऐसा जो प्लेन है वो सी में भी जा सकता है, ठीक है। सी में भी वो कुछ देर तक चल सकता है और हवा में भी चल सकता है। तो ऐसा वीजीएफ फंडिंग के थ्रू, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू कुछ हम लोग देसी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो पहला क्या हुआ, 7 सेक्टर में हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग किया। फिर दूसरा था कि 200 लीगेसी क्लस्टर में हम लोगों ने रेनोवेशन किया। तीसरा क्या था कि एमएसएमई को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना दिए। चौथा क्या था, हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बना दिए, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं पांचवा और फिर छठा देखेंगे, तभी हम लोग का पहला कर्तव्य, जो सबसे बड़ा कर्तव्य है, वो पूरा होगा, ठीक है। अभी देखो CCUS देखते हैं। CCUS का मतलब था कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। देखो क्या होता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री जो होता है वहां पर धुआं उड़ता है ना, धुआं उड़ता है, पूरा कार्बन कार्बन हो जाता है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, वो जो कार्बन उड़ रहा है ना, उस कार्बन को कैप्चर कर लेंगे। जहां से धुआं आ रहा है भभक भभक के भू 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 भू, उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, ठीक है। उसको रोक दिया जाएगा और उसको बंद कर दिया जाएगा। तो जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड उड़ रहा है उसमें से जो ऑक्साइड है वो तो निकल जाएगा, जो कार्बन है ना उसको रख लेंगे हम लोग, ठीक है। कार्बन को रख करके उसको स्टोर कर लेंगे और फिर उस कार्बन को इस्तेमाल करके फिर कोई सामान बनाया जाएगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि कार्बन का इस्तेमाल हो गया, दूसरा कि हम लोग पॉल्यूशन नहीं होने दिए। तो इसके लिए पैसा लगेगा दोस्त। तो पैसा लगने के लिए 20,000 करोड़ रुपया 5 साल के लिए एलोकेट किया जाएगा, ठीक। अब हर सिटी में, सिटी का इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, सिटी का इकोनॉमी को बूस्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको यहाँ पर देखते हैं, है ना। सिटी इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हर सिटीज को इकोनॉमिक इंजन बनाना है। सरकार का कहना है, देखो हम लोग जो बोल रहे हैं ना, सरकार के बिहाफ में ही सोच रहे हैं, सरकार के बिहाफ में ही बोल रहे हैं, तभी हम लोग को याद रहेगा, है ना, ठीक है। तो हर सिटी को हम लोग को इकोनॉमिक इंजन बनाना है। इसके लिए हम लोग कितना रुपया खर्च करेंगे, 5,000 करोड़ इन 5 ईयर्स, ठीक है, पर सिटी। यानी एक सिटी में 5 साल में, अगला 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। रेल कॉरिडोर का मतलब कि ट्रेन को लिंक कर रहे हैं ना, रेलवे को लिंक कर रहे हैं। मान लो मुंबई और पुणे, इन दोनों को लिंक कर रहे हैं। पुणे से हैदराबाद लिंक कर रहे हैं, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद टू चेन्नई, चेन्नई टू बेंगलुरु, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं। ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। हाई स्पीड का मतलब कि फास्ट फास्ट इधर उधर जा पाएगा। रेल कॉरिडोर का मतलब कि देखो मुंबई का कोई टैलेंट है वो पुणे जाएगा, सट से चल जाएगा काम करने के लिए। पुणे का कोई आदमी है मुंबई आना चाहेगा, फट से आ जाएगा। जब हम लोग सिटीज को कनेक्ट करेंगे ना, तो सामान भी इधर से उधर जाएगा, इंसान यानी टैलेंट भी इधर से उधर जाएगा, स्किल भी ट्रांसफर होगा। इससे हम लोग का डेवलपमेंट होगा। हम लोग कनेक्ट जब करते हैं ना, बहुत डेवलपमेंट होता है। जहां पर मैं रहता हूँ, दुमका में रहता हूँ, ठीक है।
जब दुमका में कोई रेलवे नहीं हुआ करता था, आज से 10 साल पहले यहाँ दुमका में कुछ नहीं हुआ करता था, 10 साल नहीं मतलब 20 साल पहले शायद, जब मैं जन्म लिया था यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं था, स्टेशन भी नहीं था। लेकिन फिर यहाँ स्टेशन आया, कनेक्टिविटी बढ़ा, कोलकाता अभी मैं आराम से जा सकता हूँ, रांची आराम से जा सकता हूँ, दिल्ली भी जा सकता हूँ आराम से। तो ये जो मेरा यहाँ पर ये हुआ ना, कनेक्शन हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर स्किल आया। अभी दिल्ली के लोग जो हैं, दिल्ली में जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, वो देवघर के एम्स में काम कर रहे हैं। तो हम लोग का एम्स भी बगल में आ गया, ठीक है, मेडिकल कॉलेज यहाँ बन गया। तो बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट बन जाता है जब बहुत सारा सिटी आपस में कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर हुआ है। इसका सरकार बोल रहा है कि जो म्यूनिसिपल बॉन्ड है ना, अगर म्यूनिसिपल बॉन्ड का साइज 1000 करोड़ के ऊपर रहा, मान लो कि म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है वो कोई इशू कर रहा है और 1000 करोड़ से ज़्यादा का इशू कर रहा है, तो उस समय सरकार 100 करोड़ का इंसेंटिव देगा, ठीक है। तो 100 करोड़ इंसेंटिव विल बी गिवन इफ द सिंगल म्यूनिसिपल बॉन्ड साइज इज ग्रेटर देन 1000 करोड़, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड साइज की जगह में ना एम बॉन्ड लिख लो, एम बॉन्ड का मतलब म्यूनिसिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये तो हो गया। और भी कुछ बातें यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं ना। एक हाई लेवल कमेटी बन रहा है फॉर बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। तो हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, ये कमेटी जो है हमारे बैंकिंग को देखेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देखेगा। तो इसका एक कमेटी बन रहा है। इसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इन दोनों कंपनी का रिस्ट्रक्चरिंग करने वाला है सरकार। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब हो सकता है कि इसके अंदर लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा ऐड किया जाएगा, ताकि ये लोग का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ये दोनों कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी, ठीक है। इसके बाद फेमा का रूल्स में भी थोड़ा रिव्यू करने के लिए ये लोग बोला है। फेमा मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो रूल्स है उसको भी रिव्यू किया जाएगा। तो ये हो गया कर्तव्य नंबर 1। समझो तो कर्तव्य नंबर 1 ही सबसे बड़ा है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ का बात कर रहे हैं। कर्तव्य नंबर 2 में तो चलो हम लोग बोल रहे हैं कि लोगों का एस्पिरेशन फुलफिल करेंगे, ठीक है, लोगों को स्किल देंगे, लोगों को जॉब देंगे, इसका बात हो रहा है। और कर्तव्य 3 में तो बोल रहे हैं कि हम लोग सबका साथ, सबका विकास कर देंगे। लेकिन मेन काम जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कर्तव्य 1 में ही तो था, इसीलिए कर्तव्य 1 सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कर्तव्य 1 में आप देख रहे होंगे कि इसको मैं और डिटेल में समझाया, ठीक, डन, क्लैरिटी मिला, ओके, याद हो गया है आपको, मैं बोल रहा हूं तो याद हो गया, एक बार रीड कर लोगे, डन। अभी हम लोग देखते हैं कर्तव्य नंबर 2, फिर देखेंगे कर्तव्य नंबर 3, ठीक है। बाकी तो ये सब तुरंत खत्म, ठीक है, दूध भात। देखते हैं कर्तव्य नंबर 2 को देखते हैं। कर्तव्य नंबर 1 में हम लोग इकोनॉमी को ग्रोथ किए। अब कर्तव्य नंबर 1 में, कर्तव्य नंबर 2 में हम लोग लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल करेंगे। तो लोगों का एस्पिरेशन क्या है? मोस्टली तो यूथ है। यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई हमको जॉबे नहीं दे रहा है, तुम लोग जॉबे नहीं दे रहा है, तो वैकेंसी नहीं ला रहा है, ठीक है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश कहाँ बदल रहा है, ठीक है, तो बदलने के लिए जॉब दो। तो इसके लिए सरकार बोल रहा है कि देखो भाई, तुरंत सरकारी जॉब बढ़ाना फिजिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, दूसरा स्किलिंग में ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले स्किलिंग कराएंगे फिर जॉब दे देंगे। चलो अभी हम लोग देखते हैं स्किलिंग को। और फिर देखेंगे जॉब को। पहले देखेंगे क्या क्या हम लोग स्किलिंग के लिए करेंगे, करने वाले हैं, और फिर हम लोग क्या क्या सेक्टर में जॉब देने वाले हैं, ठीक है, यही 2 चीजें। चलो समझते हैं। तो स्किलिंग देखते हैं, जॉब्स देखेंगे। स्किलिंग के लिए क्या क्या करने वाला सरकार, चलो। तो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने वाला सरकार, नियर लॉजिस्टिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। देखो 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप का मतलब कि एक बड़ा बड़ा टाउनशिप बनाएगा जहां पर बहुत सारा यूनिवर्सिटी रहेगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी टाउनशिप। और वो यूनिवर्सिटी टाउनशिप हम लोग कहाँ बनाएंगे? जहां पर लॉजिस्टिक कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ताकि जो बच्चे वहां पर काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, वो डायरेक्टली देख पाए कि एक्चुअल में काम कैसे हो रहा है, पढ़ भी लेंगे और उन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। इससे जो स्किलिंग आएगा
उससे जॉब क्रिएट करने का ज़्यादा चांसेस बनता है। इसीलिए सरकार बोल रहा है कि 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएंगे, लेकिन कहाँ पर? नियर लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ठीक है, एक गर्ल्स हॉस्टल हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। ठीक है, सरकार सपोर्ट देगा और हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, ताकि गर्ल्स के लिए भी पढ़ाई ना रुके। डिजाइन के सेक्टर में हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना रहे हैं। ठीक है, मतलब बनाने वाले हैं, सरकार का कहना है। इसके बाद एक कमिटी और बन रहा है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमिटी। कमिटी का नाम देखो, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें हम लोग सर्विस सेक्टर पर फोकस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि किस तरह से लोगों को एजुकेट करके उसको एम्प्लॉयमेंट में जाकर के शिफ्ट कर दे, या फिर एजुकेशन दे करके उसको एंटरप्राइज बनाने के लिए प्रोत्साहित कर दे, स्टार्टअप करने के लिए प्रोत्साहित कर दे। ये हो रहा है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली इसका फोकस सर्विस सेक्टर पे है, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी बना रहे हैं और अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल ये स्किलिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी देखो जॉब के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो जॉब के लिए कुछ हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं हम लोग, हेल्थ केयर सेक्टर में। ठीक है, कुछ हेल्थ केयर सेक्टर में करेंगे, कुछ एनिमल हेल्थ केयर के लिए करेंगे, ऑरेंज इकोनॉमी के लिए कुछ करेंगे, स्पोर्ट्स के लिए कुछ करेंगे, टूरिज्म के लिए कुछ करेंगे। ठीक है, अब एक एक करके सबको देखते हैं। देखो हेल्थ केयर के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का इंस्टीट्यूशन है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौन होते हैं? हेल्थ प्रोफेशनल कौन होता है? डॉक्टर। डॉक्टर हेल्थ प्रोफेशनल है, लेकिन अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल का मतलब कि जो कि हेल्प करता है हेल्थ प्रोफेशनल को, यानी जो डॉक्टर को हेल्प करता है। डॉक्टर को हेल्प कौन करता है? नर्स। और कौन हेल्प करता है हॉस्पिटल को चलाने के लिए? और कौन मदद करता है? स्टाफ। तो स्टाफ हो गया, ठीक है, कंपाउंडर हो गया, उसके बाद फिर नर्स हो गया। तो ये सब का जो है इंस्टीट्यूशन अपग्रेड कर रहे हैं। इनको हम लोग बोल रहे हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स। हम लोग इन लोग के लिए कोर्सेज बनाए हैं। ठीक है, NSQF अलाइंड कोर्सेज। NSQF का मतलब कि नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कोर्सेज बनाए हैं ताकि 1.5 लाख केयर गिवर का हम लोग ट्रेनिंग कर सके। ठीक है, 1.5 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को हम लोग ट्रेन कर सके। ठीक है, 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब मतलब कि देखो मेडिकल टूरिज्म का मतलब होता है कि बाहर का देश यहाँ आकर के इलाज करा रहा है। तो इस तरह का हम लोग कुछ हब्स बनाएंगे जहाँ पर बाहर के लोग आराम से, यानी दूसरे देश का लोग आराम से आकर के सस्ते में अपना इलाज करा सकता है। 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी यहाँ पर खुलने वाला है। देखो आयुर्वेदा ना बहुत भयंकर चीज़ है भाई, हमारे देश का अपना वेद है और ये छोटा चीज़ नहीं है। आयुर्वेदा का इंस्टीट्यूट बनना बहुत ज़रूरी है। मैं बताता हूँ कि अभी मैं कुछ दिनों से बहुत, मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, मुझे डिप्रेशन में था। 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन मतलब 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। वीडियोस वगैरह नहीं डालता था मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, और वो मेरा हेल्थ की वजह से। मेरा हेल्थ ठीक ही नहीं हो रहा था। कोलकाता में, कोलकाता के बगल में एक बर्धमान नाम का जगह है, वहाँ पर मैं अपना डॉक्टर दिखाया था, डॉक्टर से मिला था। तो उन्होंने क्या किया था, मुझे 12,000 का दवाई दिया था, बोला था 3 महीने आपको खाना है। 1 महीने में मेरा हालत ख़राब हो गया। एलोपैथिक मेडिसिन खा खा के मेरा हालत ख़राब हो गया 1 ही महीना के अंदर। मेरा तो हालत ख़राब, समझ में नहीं आ रहा था कुछ। तो मेडिसिन मैंने पूरा छोड़ा और आयुर्वेदा पे शिफ्ट हुआ। आयुर्वेदा में मैंने देखा कि क्या क्या चीज़ खाने से मेरा बॉडी ठीक हो जाएगा। तो वो मैंने देखा, फिर मैं मोस्टली ठीक हो गया। लीवर का मुझे बहुत सारा इशू था, लीवर, मेनली लीवर का ज़्यादा इशू था। ठीक है, तो किसी तरह से हुआ। ये जानते हो, मैं बताता हूँ क्यों हुआ था, मेरा तबीयत ख़राब क्यों हुआ था, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई से हट के मैं आपको एक अपना आप बीती बताता हूँ जो आपको शायद हेल्प करेगा। जब मैं दिल्ली में रहता था ना, तो मैं पिज़्ज़ा बहुत खाता था, मोमोज बहुत खाता था, छोले भटूरे बहुत खाता था, छोले कुलचे बहुत खाया है मैंने। ठीक है, ये खाता था और बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, खाता था और बैठता था, खाता था। ठीक है, अब बहुत खा खा के खाते 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 अचानक से एक दिन क्या हुआ ना, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद गले में छाला हो गया, गले के अंदर। डॉक्टर दिखाया तो बोला कि अब मुझे एसिड रिफ्लक्स है, फिर लीवर का इश्यूज़ है, बहुत इश्यूज़ हो गया। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आयुर्वेदा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए यहाँ पर 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, बहुत खुशी की बात है। साथ में WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो है वो अभी अपग्रेड हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग हेल्थ केयर के लिए कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री यानी एनिमल हेल्थ के लिए, केयर के लिए क्या करने हैं, तो जो वेट प्रोफेशनल्स है, जो कि एनिमल का डॉक्टर होते हैं ना, तो वेट प्रोफेशनल्स है उनका हम लोग बढ़ा रहे हैं नंबर्स। 20,000 से ज़्यादा हम लोग हेल्थ प्रोफेशनल्स बढ़ाएंगे। ठीक है,
और लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी प्रोग्राम हम लोग चलाएंगे। लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का मतलब कि जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, जो जो गाय भैंस बकरी ये सब का काम करता है, तो उनको बोलेंगे कि देखो आप लोन ले लो, ठीक है, आप लोन ले लो बैंक से, मान लो 10 लाख का लोन ले लिया, आप गाय वाय खरीद लो, ठीक है। हम लोग कुछ लोन जो है वो सब्सिडी के तौर पे माफ़ कर देंगे। सरकार मान लो कि 3 लाख जो है वो माफ़ कर देगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, ठीक है। 3 लाख का कैपिटल सब्सिडी दे देगा सरकार, ठीक है। अभी मेरी मम्मी आ गई थी, इसीलिए मैं आपको पूरा बात बता नहीं पाया। मेरा तबीयत बहुत ख़राब हो गया था, लीवर में बहुत इशू हो गया था, लीवर में इशू, उसके बाद फिर हेडेक, ठीक है, फिर डिप्रेशन, अरे पता नहीं क्या क्या, मुंह में छाला, गला में छाला, ठीक है, इतना इशू हो गया था। तो किसी तरह से मैं वहाँ निकला। कब मैं निकला हूँ? 2023 में मैं निकला हूँ। यूट्यूब चैनल बनाने से पहले मैं दिल्ली से निकला हूँ और अभी तक मुझे प्रॉब्लम हो ही रहा है, ठीक है। अभी जब से मैंने आयुर्वेदा का कुछ कुछ फॉलो किया है, या समझ लो कि कुछ खाना पीना ही अब मैंने फॉलो किया है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप दूध मत खाना, तो मैंने दूध छोड़ दिया और फिर मुझे कॉन्स्टिपेशन होने लगा, तो फिर मैं दूध फिर स्टार्ट किया, वापस से मैं ठीक हो गया, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं हूँ, मैं आराम से खाता पीता हूँ, ठीक है। मेरे घर में बहुत गाय रहते थे। अभी 6 महीना पहले तक गाय रहते थे मेरे घर में, मैं मस्त दूध पीता था। चलो वो कहानी तो दूर करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के बोलने से याद आ गया। चलो ऑरेंज इकोनॉमी की बात करते हैं। देखो, एनिमल हेल्थ केयर से एनिमल का ही दूध पी के इतना स्ट्रांग बन गया कि साला मैं ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आ गया। आप भी दूध दही घी मस्त खाओ और ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आ जाओ। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब हो गया कि कंटेंट क्रिएटर लैब, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर आप सीख रहे हैं। तो सरकार बोल रहा है कि ऑरेंज इकोनॉमी को हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है, जो कंटेंट क्रिएशन है ना, इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। तो बोल रहा है एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब बनाया जाएगा 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेज में। एवीजीसी का मतलब क्या होता है? ए से एनिमेशन, बी से विजुअल इफेक्ट्स, जी से गेमिंग और सी से हो गया आपका, सी से क्या था? कंटेंट क्रिएशन, हाँ सी से कुछ था, अभी देख लेंगे ऊपर में, ठीक है। तो ए वी जी सी सी ए वी जी सी, ठीक है, ऐसा कंटेंट क्रिएटर लैब बन रहा है 15,000 सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेज में। इसका सपोर्ट से बन रहा है बाय आईआईसीटी मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई, ठीक है। ये ऑरेंज इकोनॉमी पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगा। स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हैं? स्पोर्ट्स में हम लोग का देश में खेलो इंडिया चलता है। हम लोग चाह रहे हैं जो खेलो इंडिया चलता है, तो खेलो इंडिया के अंदर हम लोग एथलीट्स को लेकर के आएंगे, ट्रेनिंग सेंटर बनाएंगे, स्टाफ भी आएगा, बच्चे लोग भी खेल में आगे बढ़ेंगे, साथ में जो स्टाफ है उन लोग को भी जॉब मिल जाएगा। तो वहां पर हम लोग को ये करना है, सरकार ये करेगा, ठीक है। तो हेल्थ केयर पे काम कर लिए, एनिमल हस्बेंड्री में काम कर लिए, ठीक है, ऑरेंज इकोनॉमी में काम कर लिए, स्पोर्ट्स में काम कर लिए। अब टूरिज्म पर बात करते हैं। टूरिज्म में हम लोग जो गाइड होता है ना, उन लोग को स्किल कराना चाहते हैं। गाइड कौन? जो कि विदेश में कोई आदमी आता नहीं है घूमने के लिए, लाल किला देखने के लिए आता है, तो बोलता है, और वहाँ पर गाइड नहीं रहता है, हेलो मैम प्लीज़ कम हियर, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से यहाँ का क्या कहानी है, ठीक है। मैं उड़ीसा गया था, कोणार्क का मंदिर में, सन टेम्पल है ना, सन टेम्पल गया था, तो वहाँ पर बहुत सारे गाइड थे जो पूरा ज्ञान दे रहे थे। तो मैं क्या कर रहा था, दूसरा ग्रुप के साथ मैं घुस गया, तो मैं भी थोड़ा ज्ञान ले लिया और फ्री का ज्ञान हो गया, ठीक है। लेकिन ज्ञान मैं फिर बाद में भूल गया, क्योंकि मैंने कुछ दक्षिणा नहीं दिया था ना, इसीलिए। अब आप भी दक्षिणा नहीं दोगे तो भूल जाओगे, तो आप फटाक से जाकर लाइक दो और एक मस्त एक कमेंट डालो, ठीक है। चलो ठीक है, अब आगे रीड करते हैं। पायलट स्कीम, टूरिज्म के लिए पायलट स्कीम आने वाला है, जिसमें हम लोग 10,000 गाइड को अपस्किल करेंगे 20 टूरिस्ट प्लेस के अंदर, ठीक है। 12 टूरिस्ट एरिया के लिए हम लोग 10,000 गाइड्स को ट्रेन करेंगे। 12 वीक का ट्रेनिंग होगा, ठीक है। 12 वीक मतलब कि 4 महीने ना, 4 महीने का 12 वीक मतलब 3 महीने, 3 महीने का ट्रेनिंग होगा विद IIM सपोर्ट, ठीक। साथ में हॉस्पिटलिटी के लिए जो नेशनल काउंसिल है ना, उसका नाम है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है। इसको हम लोग अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी बना रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ये स्टैब्लिश होने वाला है। इसका नाम देखो आप, डिजिटल नॉलेज ग्रिड, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, यानी कोई भी डेस्टिनेशन के लिए एक डिजिटल नॉलेज का ग्रिड बनाएंगे। मतलब मान लो कि कोई सन टेम्पल जा रहा है उड़ीसा का, तो उड़ीसा का सन टेम्पल जा रहा है, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में डाल करके हम लोग ऑनलाइन डाल दिए, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, ये स्टैब्लिश करेंगे। फिर 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसको हम लोग कल्चरल डेस्टिनेशन बनाने चाह रहे हैं। तो ये सब स्किलिंग के लिए क्या क्या किया हम लोग, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बना दिए, एक गर्ल्स का हॉस्टल पर डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बना रहे हैं, उसका एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बना रहे हैं, 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी को फैसिलिटी को अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया स्किलिंग के लिए। जॉब के लिए हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का अपग्रेडेशन किए, ठीक है, उनको सिखाएं, उसको मेडिकल हब टूरिज्म हब बना दिए, ठीक है। आयुर्वेदा के लिए इंस्टीट्यूट बना दिए 3 गो। इसके बाद क्या किया हम लोग, एनिमल हस्बेंड्री के लिए कुछ सब्सिडी प्रोग्राम चला रहे हैं जहाँ पर सब्सिडी दे देंगे, और वेट प्रोफेशनल्स को बढ़ा रहे हैं। ऑरेंज इकोनॉमी में हम लोग लैब बना दे रहे हैं ताकि कंटेंट क्रिएटर भी आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स के अंदर हम लोग खेलो इंडिया को इम्प्रूव कर रहे हैं, थोड़ा एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि एथलीट्स, स्टाफ, ट्रेनिंग सेंटर, ये लोग भी आगे बढ़े, इन लोग को भी जॉब्स मिले। फिर टूरिज्म के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, गाइड्स को सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं गाइड्स को, ठीक है। साथ में फिर एक डिजिटल नॉलेज ग्रिड बना रहे हैं, और 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को हम लोग कल्चरल डेस्टिनेशन बना दे रहे हैं। सिंपल है ही कुछ नहीं, ठीक है, डन, ये भी हो गया आपका। अभी बात करते हैं हम लोग कर्तव्य नंबर 3, सबका साथ सबका विकास। जिसका विकास नहीं हो रहा है उसको तो करना पड़ेगा। वो वाला रील्स देखे हैं, रील्स में क्या बोलता है, आपके देश में विकास हुआ है, तो बोलता है हेलो, विकास तो नहीं आया है, विकास जब आया था तब हम घर में नहीं थे। तो वही है, सबका साथ सबका विकास। हम लोग का विकास कब होगा रे, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। सबका साथ सबका विकास, फार्मर्स का विकास करना है, मेंटल हेल्थ अभी प्रॉब्लम बना हुआ है, इसको ठीक करना है, पूर्वोदय एंड नॉर्थ ईस्ट दिव्यांगजन के लिए कुछ करना है। स्टार्ट करते फार्मर्स से। समझो चीजों को, अभी मैं वापस से तो रिवीजन कराऊंगा ना, फिर आपको वापस से सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग को 3 बार पढ़ना है इस चीज को। देखो टाइम लगने दो, टेंशन नहीं है, टाइम लगने दो, लेकिन पढ़ो मस्त, ठीक है। ऐसा पढ़ो के बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े, ठीक है। फार्मर्स का बात करते हैं। इनिशिएटिव्स टू बी टेकन फॉर डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वियर्स एंड अमृत सरोवर। अमृत सरोवर बहुत सारा हम लोग बना रहे हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, पोखर, तो बहुत सारा पोखरा बना रहे हैं, और बहुत सारा रिजर्वियर बना रहे हैं जहाँ पानी आके स्टोर होगा। ये हम लोग कर रहे हैं फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के लिए हम लोग पोखरा क्यों बना रहे हैं, अगर पोखरा बनाएंगे पानी रहेगा तो उन लोग का इरीगेशन बेटर होगा, आराम से उन लोग का फसल के लिए इरीगेशन रहेगा, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट टू सपोर्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स। देखो कुछ क्रॉप्स का ना दाम बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत दाम में सेल होता है, जैसे कि कोकोनट, सैंडलवुड, चंदन, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, सैंडलवुड, और ये कोकोआ, ये कैशू, ये सब जो है, काजू, कोकोआ का क्या मतलब हो गया, चॉकलेट, कोकोआ मतलब चॉकलेट हो गया, चंदन हो गया, नारियल हो गया, ये सब का दाम ज़्यादा है मार्केट में। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सब का उपज ज़्यादा हो, ये सब का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, तो इसके लिए हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं, और फार्मर्स को बोल रहे हैं कि इन सब क्रॉप्स को बनाओ आप, ताकि आप लोग का भी इनकम बढ़े। इसके लिए एक स्कीम भी आ रहा है, कोकोनट प्रमोशन स्कीम, ठीक है। इसके बाद भारत विस्तार। देखो विस्तार का फुल फॉर्म जो है ना, यहाँ पर आप लिख लेना, अभी हम लोग रीड करेंगे ना, वहाँ पर हम लोग देखेंगे भी। ये भारत विस्तार क्या है, भारत विस्तार ना एक AI टूल है जो कि एडवाइस दे रहा है फार्मर्स को, ठीक है। बता रहा है कि देखो बढ़िया काम ये कर लो, तुम ये तुम्हारे लिए ये बेटर है, तुम ये काम कर लो, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस है अभी, तो वो सब तुमको सिखाता है भारत विस्तार में। हो गया, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स के बारे में देखें, उसके बाद फिर हम लोग इरिगेशन के लिए रिजर्वेयर्स देखें, और हम लोग भारत विस्तार देखें, ठीक है। ये हो गया फार्मर्स के लिए हम लोग कर रहे हैं। अभी मेंटल हेल्थ के लिए क्या हो रहा है, देखो अभी क्या है ना, निमहंस बेंगलुरु है, निमहंस एक इंस्टीट्यूट है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए सोचता है, काम करता है। तो अभी एक ही है, वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है। हम लोग चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में 2 और निमहंस सेटअप हो जाए, ठीक है। एक तो ये काम कर रहे हैं हम लोग मेंटल हेल्थ के लिए, दूसरा क्या काम कर रहे हैं, नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट रांची और नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट तेजपुर,
इन दोनों को हम लोग अपग्रेड करना चाहते हैं और रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, ताकि इनके अंडर में दूसरा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट आगे ग्रो कर पाए। ओके, ये भी हो गया हमारा। कलर चेंज कर देते हैं, मेंटल हेल्थ देख लिए। अब देखते हैं पूर्वोदय एंड नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, पूर्वोदय मतलब कि पूरब का उदय, ठीक है, ईस्ट का राइज होना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया को हम लोग राइज करना चाहते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो हम लोग 5 पूर्वोदय स्टेट में 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, और एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना चाहते हैं। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट का जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर रहेगा उसका नोड रहेगा दुर्गापुर में। 4000 ई बसेस भी हम लोग लेकर के आना चाहते हैं, और हम लोग बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करना चाहते हैं। अभी मैं बुद्धिस्ट को बहुत अभी मानने लगा हूँ, को बहुत अच्छा लगता है बुद्धिस्ट, क्योंकि मैंने बोला ना कि मुझे अभी डिप्रेशन हो गया था, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया था। बोलना, अभी मैं कुछ बोलूँगा तो आप लोग को फिर चिंता हो जाएगा, तो मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि मुझे कैसा फील हो रहा था। बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था मुझे, पता नहीं क्यों फील हो रहा था, बहुत टेंशन हो गया था, हेल्थ की वजह से मुझे ज़्यादा इशू होता है, तो वो मुझे बस प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैं बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसको अभी मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी वो गाना सुनता हूँ, ओम मणि पद्मे हूम, और वही सुन करके मैं सो जाता हूँ, बड़ा मज़ा लगता है। तो बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप करने के लिए स्कीम आया है, मतलब जहाँ जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग का मेन एरिया है उसको हम लोग वहाँ पर रास्ता रास्ता बना करके सर्किट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर करना है हम लोग को, मस्त में करना, मस्त में। मस्त मतलब एम से हो गया मणि, मेजो मणिपुर और मिजोरम, ए से हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और असम, और एस से हो गया सिक्किम, और टी से हो गया त्रिपुरा। ठीक है, तो मस्त जगह में हम लोग करने वाले हैं। मस्त मतलब कि मणि, मेजो, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, हो गया ये आपका, ये भी हो गया, पूर्वोदय भी हो गया और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट भी हो गया। अभी हम लोग दिव्यांगजन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी आप देखते होंगे कि मान लो कि किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं है, या फिर कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता है। ठीक है, कोई चल नहीं सकता है। ठीक है, कोई देख नहीं सकता है, तो बहुत इशू होते हैं। ठीक है, तो उन लोग को हम, मैं बोलता हूँ, और सरकार कितना अच्छा उनको शब्द दिया है, दिव्यांगजन। हम लोग तो नॉर्मल जन है, वो लोग दिव्यांग जन है, यानी उनका जो अंग है वो दिव्य है। दिव्य, दिव्य मतलब डिवाइन, भगवान उनको स्पेशल बनाया है। तो वो अब नॉर्मल नहीं है, वो स्पेशल है। हम लोग नॉर्मल है, वो स्पेशल है। ऐसा नहीं समझना कि हम लोग नॉर्मल है वो अब नॉर्मल है, नहीं, हम लोग नॉर्मल है वो लोग स्पेशल है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान दो। जब मैं मंदिर जाता हूँ तो वहां पर जो वो पैसा मांगते हैं ना, तो उनको जब पैसा देता हूँ, जो पंडित जी है मेरे, हमारे पंडित जी क्या बोलते हैं कि दरिद्र नारायण को आप दे दो पैसा। ये दरिद्र नारायण बोलते हैं, उनको ये नहीं बोलते हैं कि पैसा मांग रहा है, वो नहीं, दरिद्र नारायण। ठीक है, तो उसको नारायण बोला जाता है, उसको भगवान माना जाता है, भगवान जिनके पास अभी धन नहीं है। ठीक है, तो उसको बोला दरिद्र नारायण। तो आप कोई चीज़ को नेगेटिव मत देखो, उसको देखो कि यार वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, वो अलग रास्ता में है। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैंने बोला, या कर्तव्य पढ़ रहे हैं ना, तो मेरा भी कुछ कर्तव्य है, वो भी बता दिया आप। मैं तो हमेशा स्पेशली एबल्ड ही बोलता हूँ। आप देखे होंगे ट्रेन में भी लिखा रहता है स्पेशली एबल्ड। ठीक है, दिव्यांग जन कौशल योजना, एक ये सरकार लाना चाहता है, दूसरा लाना चाहता है दिव्यांग सहारा योजना। दिव्यांग कौशल योजना है, इसके अंदर जो है जिसका जैसा कौशल है, जिसका जैसा स्किल है, वैसा उनको जॉब मिल जाएगा। टू ऑफर जॉब्स इन आईटी सेक्टर, एवीजीसी सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर एंड फूड एंड बेवरेज सेक्टर, अकॉर्डिंग टू द स्किल दे हैव। ओके, ये हो गया आपका दिव्यांग कौशल योजना। दिव्यांग सहारा योजना का मतलब उनको सहारा देना है। दिव्यांग का सहारा के लिए जो भी दिव्यांग का सेंटर्स है उनको थोड़ा सा हेल्प करना है। दूसरा, उन लोगों का असिस्टिव लिविंग डिवाइस देना है। असिस्टिव लिविंग डिवाइस मतलब कि ऐसा डिवाइसेस जो उनको जीने के लिए असिस्ट करता हो। जैसे मान लो जो चल नहीं सकता है तो उनके लिए व्हील चेयर है ना, कोई देख नहीं सकता है तो उनके लिए मान लो कोई चश्मा हो गया, तो उस तरह को बोलते हैं असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस, तो उनको वो देना इस योजना के अंदर आता है, दिव्यांग सहारा योजना। अभी हम लोग कर्तव्य नंबर 1, 2, 3 देख चुके हैं, और एक्चुअली में हम लोग का बजट यहाँ खत्म हो चुका है। अभी थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं, अदरवाइज हम लोग का बजट डन है। ठीक है,
यहाँ देख लो, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, इसके बारे में देख लो। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं। FY26 में फिजिकल डेफिसिट 4.4% था। FY27 में 4.3% का हम लोग एस्टिमेट किए हैं। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जा रहा है, कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जा रहा है, कितना हम लोग को लोन लेना पड़ जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट हम लोग अच्छे से समझे हैं अपने इकोनॉमिक सर्वे वाले में। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट का मतलब कि कितना एक्स्ट्रा सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है। तो 4.4% FY26 तक के लिए और अभी 4.3%। रिवेन्यू डेफिसिट की बात करें तो हर साल कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। FY26 में 1.5% और FY27 में 1.5%। ठीक है, इसका डेट टू जीडीपी रेशियो, सरकार का कितना प्रतिशत, सरकार का जो जीडीपी है, मतलब देश का जीडीपी है, उस जीडीपी में से कितना प्रतिशत हम लोग डेट लेते हैं। तो अभी जो है ना FY26 में 56.1% हम लोग ले रहे हैं। FY27 में हम लोग का एस्टिमेट है कि 55.6% हम लोग लेंगे डेट। लेकिन टारगेट क्या है, FY31 तक यानी 2030 तक, FY31 तक हम लोग का टारगेट है 50 ±1%। ये हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। वो जाने जाना, छोड़ के न जाना। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था कि बजट का मतलब क्या होता है, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि कितना पैसा आएगा रिसिप्ट, और कितना पैसा खर्च होगा ये भी बताया गया है। तो कैपिटल रिसिप्ट होगा इतना 18.14 LC यानी लाख करोड़, 18.14 लाख करोड़। रेवेन्यू होगा 35.34 लाख करोड़ और एक्सपेंडिचर होगा 2.21 लाख करोड़ और रेवेन्यू होगा 41.25 लाख करोड़। ठीक है, कुछ स्कीम्स है उसका एलोकेशन है। देखो स्कीम्स तो बहुत सारा दिया गया है बजट के अंदर, मैं टॉप 5 स्कीम्स के बारे में यहाँ बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन टॉप 5 में से बनेगा। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो कौन सा स्कीम है जिसमें सबसे ज्यादा एलोकेशन सरकार किया है इस बजट के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा, पीएम गरीब कल्याण योजना। गरीब के लिए ही काम कर रहे हैं, एक यूथ के लिए काम कर रहे हैं, गरीब के लिए काम कर रहे हैं। तो पीएम गरीब कल्याण योजना के लिए हम लोग 2.27 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, वीबीजी राम, ये कौन सा है, जो मनरेगा का रिप्लेसमेंट है ना, मनरेगा एक्ट का रिप्लेसमेंट हम लोग इससे किए हैं, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, वीबीजी राम। इसमें एलोकेशन है 95,000 करोड़ का। जल जीवन मिशन में 67,000 करोड़ का अप्रॉक्स। पीएम किसान सम्मान निधि इसमें 63,500। पीएम आवास योजना रूरल 54,970। ठीक है, इतना आपका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर हो रहा है। आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है, क्लियर है। ठीक है, डन। अभी देखते हैं कुछ टैक्स डिटेल। ठीक है, देखो फाइनेंस कमीशन के अंडर मतलब कि अकॉर्डिंग, फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग 1.4 लाख करोड़ रुपया ग्रांट दिया जाएगा स्टेट्स को। जो स्टेट्स है उनको ग्रांट दिया जाएगा 1.4 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, इस ईयर का ही बात हो रहा है। कितना परसेंट टैक्स शेयर स्टेट्स को मिलेगा, 41% टैक्स शेयर मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जैसे 16 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, स्टेट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कितना रुपया दिया जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, चलो अब कुछ टैक्स डिटेल है। क्या क्या टैक्स डिटेल है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, कोई अगर बाहर में रह रहा है, वो इंडिया में रेसिडेंट नहीं है। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वो इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था, अब कर सकता है। ठीक है, आईटीआर का जो रिवीजन करना होता था पहले, वो 31 दिसंबर तक करना होता था, अब उसको 31 मार्च तक कर दिया गया है, डेडलाइन को बढ़ाया गया है। ठीक है, सेफ हार्बर लिमिट, इस आईटी सेक्टर के लिए जो सेफ हार्बर लिमिट है उसको भी बढ़ाया गया है, 300 करोड़ से बढ़ा करके उसको 2000 करोड़ कर दिया है। ठीक है, एमएसएमई जो कुरियर एक्सपोर्ट करता था ना, तो उसमें 10 लाख का ये था कि 10 लाख से ज़्यादा का आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब वो चीज़ हटा दिया गया है, कुरियर एक्सपोर्ट का लिमिट है उसको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, फिर 5 साल का इनकम टैक्स एग्जामिनेशन मिलेगा उनको, उन फॉरेन सप्लायर्स को जो कि कैपिटल गुड्स के लिए जो इक्विपमेंट है उसको सप्लाई करते हैं बॉन्डेड जोन के अंदर। ठीक है, तो यही है नॉर्मल। तो यहाँ पर नॉर्मल डेटा था, सिर्फ डेटा था और कुछ था नहीं, बस डन हो गया। कितना भाई घंटा में हो गया होगा।
हाँ 1 घंटा में तो हुई है, 1 सवा घंटा में हुई है। अब ये हो गया। आप अब यह क्या करूँगा, मैं रीडिंग करूँगा और ये सबको वापस रीड करेंगे। ठीक है, कहाँ से रीड करेंगे, ये सब है जो हमने पढ़े हैं फटाफट रीड कर लेंगे, टेंशन मत लो, तुरंत रीड हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। ये और आधा घंटा होगा रीडिंग कर लेंगे और फिर आधा घंटा में इसको फास्ट रिकैप करके आपको याद करा देंगे। कुछ कुछ तो याद हो गया आपको है ना, और कुछ कुछ मैं अभी और याद करा दूंगा। ये तो अभी पहले मैं ब्रेक लेना चाहूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विनम्रता के साथ कि आप एक लाइक दो और 2 कमेंट दो, मतलब हाँ ऐसा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, वापस स्टार्ट करता हूँ। चलो अब रीडिंग कर लेते हैं ना। देखो यूनियन बजट जो है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं पर भी बजट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है। बजट वर्ड के जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरल भाषा में बजट बोल देते हैं। ठीक है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बजट ही है, आर्टिकल 112 में है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जो बजट है इसको बनाता कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। बजट बताता है कि साल में गवर्नमेंट कितना पैसा अर्न करेगा और साल में गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करेगा। पैसा कितना अर्न करेगा ये बताता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और कितना खर्च होगा ये बताता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, इस साल का जो बजट आया है ये निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, और ये इनका लगातार 9th कंसेक्यूटिव बजट है, ये एक रिकॉर्ड है। इस बार का जो बजट है, बजट 2026-27, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एज युवा शक्ति ड्रिवन बजट। युवा शक्ति के लिए बजट बनाया जा रहा है। ये बजट में 6 पिलर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। पहला है सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, इकोनॉमिक गाड़ी को फास्ट चलाना है। दूसरा स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, गाड़ी का चक्का, गाड़ी का फ्यूल सब बेटर रहना चाहिए, फाउंडेशन बेटर रहना चाहिए, तभी तो गाड़ी बहुत तेजी से चलेगा इकोनॉमी का। तीसरा है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, गाड़ी के पीछे जो भी बैठा है वो आराम से बैठा रहना चाहिए, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट होना चाहिए। चौथा पिलर है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, ये जो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, ये जो हम लोग देश चला रहे हैं, इसमें ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का। ठीक है, इसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग, और लास्ट में फिजिकल मटेरियल। ठीक है, इसके बाद 3 कर्तव्य है गवर्नमेंट का, वो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि पहला कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा क्या है फुलफिल एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, तीसरा है विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। ठीक है, आगे बढ़े। सबसे पहला कर्तव्य देखते हैं। पहला कर्तव्य के अंदर हम लोग बोले थे, पहला कर्तव्य है क्या ऐसे, पहला कर्तव्य है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग को डेवलप करना है, एक्सेलरेट करना है, तो ये सबसे मेन कर्तव्य है। तो मेन कर्तव्य को हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इस कर्तव्य को फुलफिल करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करने के लिए, आगे ले जाने के लिए हम लोग को 6 इंटरवेंशन करना पड़ रहा है, 6 काम करना पड़ रहा है। कौन कौन सा काम करना पड़ रहा है, स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, 7 सेक्टर में हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। दूसरा लीगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को रेनोवेट करना है। तीसरा एमएसएमई को चैंपियन बनाना है। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर को पावरफुल पुश देना है। पांचवा एनर्जी सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के लिए हम लोग काम करेंगे, और लास्ट में सिटी इकोनॉमिक रीजन को हम लोग डेवलप करेंगे। तो ये 6 काम हम लोग करने वाले हैं अंडर द फर्स्ट कर्तव्य, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो पहला इंटरवेंशन को देखते हैं। पहला इंटरवेंशन क्या है कि 7 स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे। ठीक है, रीड करते हैं। पहला है बायोफार्मा शक्ति, शक्ति का फुल फॉर्म क्या है, क्वेश्चन पूछ सकता है। स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो बायोफार्मा शक्ति के अंदर हम लोग एडवांस अफोर्डेबल मेडिसिन बनाना चाहते हैं देश के अंदर, और इंडिया को बनाना चाहते हैं ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है 5 सालों के लिए। ठीक है, साथ में 3 नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च यानी 3 नीपर ये क्रिएट किया जाएगा, और 7 जो एग्जिस्टिंग है उनको अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा है, ये हो गया पहला सेक्टर। दूसरा सेक्टर क्या है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया जाएगा, इसको अनाउंस किया गया है। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर के अंदर इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहते हैं। ठीक है, हमारा फोकस है कि जो सेमीकंडक्टर है उसका डिजाइन भी इंडिया में हो जाए, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हो, और सप्लाई चेन भी हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक है, इसके बाद तीसरा सेक्टर क्या है, क्योंकि इसमें हम लोग पहला सेक्टर देख लिए है ना, दूसरा स्ट्रेटेजिक सेक्टर देख लिए, तीसरा देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसका आउटले बढ़ाया गया है, पहले 22,000 करोड़ के करीब था, अब इसको 40,000 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, ये अप्रैल 2025 में ये स्कीम आया था, इसका टेन्योर 6 साल है। ठीक है, इसके बाद डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर। ठीक है, इसमें क्या है,
जो मिनरल है उसका सही से प्रोसेसिंग हो, माइनिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, रिसर्च हो, इसके लिए हम लोग एक कॉरिडोर बना रहे हैं टू सपोर्ट द मिनरल रिच स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु टू प्रमोट माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। इसके बाद केमिकल पार्क, गवर्नमेंट टू लॉन्च ए स्कीम टू सपोर्ट स्टेट्स इन एस्टैब्लिशिंग 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क, जिसको हम लोग स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स भी बोल सकते हैं केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो ये बनेगा। इसके बाद अगला क्या है, तो केमिकल पार्क हो गया कि 3 केमिकल पार्क बनेगा। कैपिटल गुड्स का कैपेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2 लोकेशन पे हाईटेक टूल रूम्स बना रहे हैं। ठीक है, हाईटेक टूल रूम्स के अंदर क्या होगा, जो भी कंपोनेंट है वो बनेगा, हाई प्रिसीजन कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, और जो छोटा मोटा डाई होता है, मोल्ड होता है, ठीक है, खांचा बनता है, वो यहाँ बनेगा, हाईटेक टूल रूम्स के अंदर बनेगा। ठीक, इसके बाद एक स्कीम आ रहा है, स्कीम फॉर एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। यहाँ पर भी जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, हाई वैल्यू इक्विपमेंट का, टेक्नोलॉजी एडवांस्ड इक्विपमेंट का, उसके लिए हम लोग ये स्कीम लाए हैं कि उसका भी इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके बाद स्कीम फॉर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके अंदर हम 10,000 करोड़ का आउटले रखे हैं 5 साल के लिए। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके बाद फिर हम लोग टेक्सटाइल सेक्टर के लिए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर के आए हैं, उसका नाम क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर। इसके अंदर 5 सब पार्ट है, नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट स्कीम, और उसके बाद टैक्स इको इनिशिएटिव और समर्थ 2.0। ठीक है, समर्थ 2.0 के अंदर हम लोग टेक्सटाइल को लेकर के स्किल दे रहे हैं। टैक्स इको इनिशिएटिव के अंदर हम लोग जो भी टेक्सटाइल बना रहे हैं इको फ्रेंडली तरीके से बना रहे हैं, है ना, तो ये हम लोग कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। फाइबर स्कीम के अंदर हम लोग नेचुरल फाइबर पे सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, ऊल हो गया, जूट हो गया, हम लोग अपने देश में ही उगाएं, अपने देश में उगाएं और अपने देश से एक टेक्सटाइल बनाएं और फिर बाद में हम लोग एक्सपोर्ट करें, ये हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है, टेक्सटाइल के अंदर जॉब मिले, इसीलिए टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम लेकर के आए हैं। ठीक, क्लियर। तो ये 7 फ्रंटियर स्ट्रेटेजिक सेक्टर है जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का पहला कर्तव्य का पहला इंटरवेंशन। दूसरा इंटरवेंशन क्या है कि लीगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को हम लोग रेनोवेट करना है। 200 लीगेसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं जिनको हम लोग को इंप्रूव करना है ताकि कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हम लोग अचीव कर पाएं और एफिशिएंसी हम लोग ज़्यादा हो पाए। ठीक है, इसके बाद चैंपियन एमएसएमई को चैंपियन एमएसएमई बनाना है, तो उसके लिए हम लोग एसएमई ग्रोथ फंड में 10,000 करोड़ रुपया लेकर के आने वाले हैं। साथ में सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड जो है, इसके अंदर हम लोग 2,000 करोड़ ऐड कर रहे हैं ताकि हम लोग जो माइक्रो एंटरप्राइज है उन लोगों को मदद कर सके। इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट मित्र को बनाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रहा है ICAI, ICSI और ICMI, ताकि कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज बने, मॉड्यूलर कोर्स बने और उससे कॉर्पोरेट मित्रास बन पाए और Tier 2 टाउन्स में, Tier 3 टाउन्स में MSME को हेल्प कर सके। ठीक है, इसके लिए कॉर्पोरेट मित्रा बनाया जा रहा है। फिर लिक्विडिटी सपोर्ट वाया ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स, ई डिस्काउंटिंग सिस्टम, ये भी कराया जा रहा है। इसमें क्या होगा, जो कि सेंट्रल PSU है वो लोग MSME परचेसेस को मैंडेटरीली सेटल करेगा विथ सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड इनवॉइस डिस्काउंटिंग। ठीक है, ये होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 12 लाख करोड़ रुपया होने वाला है FY27 में। इसके बाद रोड के लिए, रोड को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया जा रहा है ताकि प्राइवेट सेक्टर भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और रोड रेलवेज बनाने के लिए आए आगे। न्यू डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स भी बन रहा है जो कि दानकुनी से लेकर के सूरत तक कनेक्ट करेगा। ठीक है, 20 नया वाटरवेज खुलने वाला है अगले 5 साल में। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग NW5 से, ठीक है, नेशनल वाटरवेज 5 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, इसके बाद रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुल रहा है ताकि जो भी मैन पावर है उसको हम लोग स्किल कर पाएँ। ठीक है, शिप रिपेयर हब बनाया जा सके। ठीक है, कहाँ पर बना रहे हैं, वाराणसी में, पटना में बना रहे हैं। फिर कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम्स को लेके आने वाला है सरकार, ताकि जो नेशनल वाटरवेज का जो शेयर है ना फ्रेट में, माल पहुंचाने में, माल लाने में, वो जो शेयर है वो बढ़ सके। अभी सिर्फ 6% ही कार्गो जाता है, अभी हम लोग चाहते हैं कि 12% जाए बाय 2047। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजीज के लिए हम लोग 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले हैं ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, फिर हम लोग सिटी इकोनॉमिक रीजन बना रहे हैं,
इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, साथ में बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत बनने वाला है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखेगा और कस्टमर प्रोटेक्शन देखेगा। एक कमेटी ये बन रहा है। ठीक है, इसके बाद पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन को हम लोग रिस्ट्रक्चर करने वाले हैं। इसके बाद फेमा रूल्स जो है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के रूल्स जो हैं उनको रिव्यू करने के लिए भी काम हो रहा है। साथ में अगर कोई सिंगल इशुएंस कर रहा है म्युनिसिपल बॉन्ड का मोर देन 1000 करोड़, तो उस समय सरकार उनको 100 करोड़ का इंसेंटिव भी देगा। ठीक है, इसके बाद सरकार हर सिटी में 5 साल के लिए 5000 करोड़ रुपए दे रहा है ताकि सिटी को इकोनॉमिक रीजन बनाया जा सके। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहला कर्तव्य हो गया। पहला कर्तव्य के अंदर हम लोग 6 गो इंटरवेंशन देखे, 6 इंटरवेंशन को भी हम लोग पढ़ रही हैं। अब देखते हैं सेकंड कर्तव्य। सेकंड कर्तव्य क्या था, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। हमारे जो लोग हैं उनका एस्पिरेशन को फुलफिल करना है। हमारा जो मेन लोग है वो है कौन, यूथ है। इसीलिए तो बोले युवा ड्रिवन हम लोग ये बजट बनाए हैं। तो युवा के लिए क्या कर रहा है भाई, युवा के लिए क्या कर रहे हैं, उनको स्किल दे रहे हैं और एजुकेट कर रहे हैं। स्किल देंगे, एजुकेट करेंगे मतलब कि, और फिर उसको जॉब दे देंगे। तो पहले एजुकेशन देना पड़ेगा। तो एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, 5 यूनिवर्सिटी टाउन्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, इन द विसिनिटी ऑफ मेजर इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक कॉरिडोर। जो लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके बगल में ही 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएंगे। इसके बाद फिर VGF और कैपिटल सपोर्ट के थ्रू हर एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, साथ में डिजाइन के लिए न्यू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खुलने वाला है। इसके बाद एक कमेटी बन रहा है ताकि सर्विस सेक्टर में हम लोग ज़्यादा ग्रोथ कर पाएं और ग्रोथ को बढ़ा सके। तो कमेटी का क्या नाम है, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज। ठीक है, ये सेटअप हम लोग कर रहे हैं ताकि सर्विस सेक्टर में हम लोग और आगे ग्रो कर पाएं। इसका 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी सेटअप हो रहा है या फिर अपग्रेड होगा। क्या क्या नाम है, नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप, इतना जरूरी नहीं है इसको याद करना, ये 4 लोगों का। ठीक है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप और कॉस्मोस 2 प्लेनेटोरियम। जो इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अभी हम लोग बस रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ छूट ना जाए, है ना। इसके बाद अब देखो कि हम लोगों ने एजुकेट कर दिया, अब हम लोग जॉब देंगे। जॉब देने के लिए बोल रहे हैं कि अभी अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए हम लोग जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेड करके करेंगे क्या, कोर्सेज देंगे और उन लोग को ट्रेन करेंगे। 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को हम लोग ट्रेन करेंगे। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट स्टेट्स को सपोर्ट करेगा ताकि 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब बने इन पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, साथ में 3 नया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी स्टैब्लिश होगा। WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी अपग्रेड होगा। अब बात करते हैं ऑरेंज इकोनॉमी का। ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, कल्चर, आर्ट, टैलेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो कंटेंट क्रिएटर होता नहीं है, कोई विजुअल इफेक्ट बना रहा है, कोई एनिमेशन कर रहा है, कोई कॉमिक लिख रहा है, कोई गेमिंग का वीडियो बना दिया है, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये जो मेरा वीडियो है ना, ये मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड कर लिए ये वीडियो को डाउनलोड करके बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मेरा है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरा है। ये जब आप खरीदेंगे तब आप इसको यूज़ कर पाओगे। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी तो एक इकोनॉमी बना रहा है। तो ये सब जो इकोनॉमी है इसको हम लोग बोलते हैं ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो है मुंबई का, ये क्या कर रहा है, AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब जो है वो 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में और 500 कॉलेजेस में मतलब बनाने वाला है। ठीक है, ताकि बच्चों को एनिमेशन सिखाया जा सके, विजुअल इफेक्ट सिखाया जा सके, गेमिंग सिखाया जा सके, कॉमिक सिखाया जा सके। क्वेश्चन आते पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AVGC। ठीक है, याद रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं। गवर्नमेंट जो है वेटनरी प्रोफेशनल्स को बढ़ाने वाला है 20,000 से, बोला कि 20,000 से ज़्यादा वेटनरी प्रोफेशनल्स होने चाहिए। साथ में लोन लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी सपोर्ट स्कीम्स भी लॉन्च होगा ताकि वेटनरी और पैरावेट कॉलेजेस ये सबको हेल्प पहुंच सके। ठीक है, स्पोर्ट्स में बात करते हैं। जो खेलो इंडिया मिशन है उसको हम लोग और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और उसको थोड़ा सा और ग्रो करना चाहते हैं, ताकि खेलो इंडिया मिशन के अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके अंदर जो कोचेस हैं, सपोर्ट स्टाफ्स हैं, उन लोग को भी जॉब मिल सके और वो लोग भी आगे जा करके हमारे देश को आगे बढ़ा सके, ओलंपिक में मेडल वेडल भी अल्टीमेटली ला सके। ठीक, ये तो स्पोर्ट्स का हो गया। टूरिज्म का बात करते हैं।
नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इसको अपग्रेड करके हम लोग बदल दे रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी में। ठीक है, तो अभी जो है नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, इसको तो हम लोग अपग्रेड कर देंगे। अभी ये कौन सा काम करता है? अभी जो होटल मैनेजमेंट का एजुकेशन है ना, इसको संभालता है। ठीक है, इसको अपग्रेड करके हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी में कन्वर्ट कर देंगे। 10,000 गाइड्स को अपस्किल करने के लिए हम लोग एक पायलट स्कीम चलाने वाले हैं। 10,000 गाइड्स को हम लोग अपस्किल करेंगे 20 टूरिस्ट प्लेस के अंदर। ठीक है, आप लोग को आवाज़ तो आ रहा है ना? ठीक है। इसके बाद नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि डिजिटली डॉक्यूमेंट्स को रखा जा सके। ठीक है, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट कल्चरल हेरिटेज रखता है, स्पिरिचुअल उसका सिग्निफिकेंस है, तो उन लोगों को कहीं पर तो रखना पड़ेगा ऐसा डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए हम लोग ग्रिड बना रहे हैं, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड। ठीक है, यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहेगा। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसको हम लोग कल्चरल डेस्टिनेशन में चेंज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, आदिचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर, ले पैलेस, इन लोग को हम लोग डेवलप करेंगे इनटू वाइब्रेंट एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशन, जहाँ की घूम सके आदमी लोग। फिर एक महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव है ताकि खादी, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स को और हम लोग स्ट्रेंथन कर सकें। और इंडिया जो है पहला ग्लोबल बिग कैट समिट को होस्ट करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थर्ड कर्तव्य को देखते हैं। थर्ड कर्तव्य क्या था? सबका साथ सबका विकास। ठीक है, इसमें सबसे पहले फार्मर्स इनकम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 500 रिजर्वियर और अमृत सरोवर का डेवलपमेंट के लिए कुछ खर्चा वर्चा करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि इरिगेशन में मदद हो सके। इसके बाद जो हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको हम लोग प्रमोशन करेंगे। गवर्नमेंट टू सपोर्ट हाई वैल्यू क्रॉप्स लाइक कोकोनट, सैंडलवुड, कोकोआ एंड कैश्यू इन कोस्टल एरियाज। इसके लिए कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी लॉन्च होने वाला है। ठीक है, भारत विस्तार, विस्तार का फुल फॉर्म याद रखिएगा, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स। एक मल्टीलिंगुअल एआई टूल है, यानी अलग अलग भाषा में एआई टूल है। हर तरीके के जो फार्मर्स हैं उनको हेल्प करेगा, उनको सुझाव देगा। ठीक है, उनको बोलेगा कि बेस्ट क्या क्या आपको करना चाहिए, ये सब बताएगा और क्या। ठीक है, इसके बाद दिव्यांग के लिए क्या किया गया है? दिव्यांग कौशल योजना आएगा जो कि कौशल के हिसाब से जॉब देगा। इट विल ऑफर टास्क ओरिएंटेड एंड प्रोसेस ड्रिवन रोल्स इन आईटी सेक्टर, एवीजीसी सेक्टर्स, हॉस्पिटैलिटी एंड फूड एंड बेवरेज सेक्टर। इसके बाद दिव्यांग सहारा योजना, इसके अंदर हम लोग असिस्टिव लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड करवाएंगे दिव्यांगजन को। असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस का मतलब होता है व्हील चेयर, ठीक है, या फिर कोई चश्मा जिसमें थोड़ा सा दिख सके। असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस, ऐसा डिवाइसेस जो कि आपको लिविंग के लिए असिस्ट करता हो। इसके बाद पूर्वोदय स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए सरकार क्या फोकस किया है? तो गवर्नमेंट टू डेवलप एन इंटीग्रेटेड ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विथ वेल कनेक्टेड नोड एट दुर्गापुर, क्रिएशन ऑफ 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन इन 5 पूर्वोदय स्टेट्स एंड द प्रोविजन ऑफ 4,000 ई बसेस। ठीक है, एक स्कीम भी लॉन्च हुआ है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हो मस्त। ठीक है, एम से हो गया मणिपुर, मिजोरम, मनी मिजो, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और असम, एस से हो गया सिक्किम, टी से हो गया त्रिपुरा। तो छोटा था नहीं छोटा। ठीक है, इसके बाद नीमहंस, नीमहंस का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। ये अभी सिर्फ बेंगलुरु में प्रेजेंट है, जो कि मेंटल हेल्थ के लिए काम करता है। ये कंट्री का ओनली सेंट्रली फंडेड एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर मेंटल हेल्थ। तो अभी हम लोग 2 और नीमहंस को सेटअप करना चाहते हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट जो है वो नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो कि रांची तेजपुर में है उसको अपग्रेड करके रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं। तो तीनों कर्तव्य देख लिए हम लोग। ठीक है, पहला कर्तव्य भी देख लिए, दूसरा कर्तव्य भी देख लिए, तीसरा कर्तव्य भी देख लिए। अब कुछ फाइनेंशियल और टैक्स इन्फॉर्मेशन उसको देख लो। फिजिकल डेफिसिट का यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट देख लो ऊपर ऊपर। टोटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर कितना है? 53.5 लाख करोड़। तो अगर आपको बोलेगा व्हाट इज द साइज ऑफ बजट, तो आप बोलोगे 53.5 लाख करोड़। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट कितना है, कैपिटल रिसिप्ट कितना है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, रीड कर लो। ऐसे ही रीड करना, लाख करोड़ करके रीड करना, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 1.4 लाख करोड़ रुपया स्टेट्स को दिया जाएगा इन FY27। ठीक है, 47% टैक्स शेयर मिलेगा स्टेट्स को एज पर द 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है उसका टारगेट क्या है? 50 ±1% बाय FY31। ठीक है, 2 लाख करोड़ का सपोर्ट दिया जाएगा टू स्टेट्स अंडर स्पेशल असिस्टेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कुछ टैक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि 5 साल का इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलने वाला है,
ऐसे नॉन रेसिडेंट्स को जो कि कैपिटल गुड्स, इक्विपमेंट या फिर टूल्स को सप्लाई कर रहे हैं बॉन्डेड जोन्स के अंदर। ठीक है, एमएसएमई का जो कुरियर एक्सपोर्ट है उसमें पहले एक लिमिट था 10 लाख का, वो लिमिट को हटा दिया गया है। आईटी सर्विसेज के लिए सेफ हार्बर लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया गया है, 300 करोड़ से बढ़ा करके 2000 करोड़ कर दिया गया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स फ्यूचर्स पे बढ़ा है और ऑप्शंस पे भी बढ़ा है। कितना बढ़ा है एक बार आप रीड कर लो, उतना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया जो है उनको परमिट किया गया है कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं। इसके बाद जो इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करने का टाइम लिमिट था, पहले 31 दिसंबर था, अब उसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। ठीक है, बस ये है आपका डेटा। यहाँ पर बताया गया है कि रुपये कहाँ से आता है, कहाँ पर जाता है। ये आप नॉर्मल चीज़ है, आप देख लो कि अगर 100 रुपया है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है, ठीक है, रुपये कहाँ से आता है हमारे देश के अंदर, तो अगर सरकार के पास, तो 100 रुपया अगर फॉर एग्जाम्पल है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है? सबसे ज़्यादा पैसा आता है बोरोइंग्स और लाइबिलिटीज से। ठीक है, हम लोग जो लोन लेते हैं वहाँ से पैसा आता है 24 रुपया मैक्सिमम। उसके बाद कहाँ से आता है? कॉर्पोरेट टैक्स से 18 रुपया आएगा, इनकम टैक्स से 21 रुपया आएगा, ठीक है, कस्टम से 4 रुपया आएगा और जीएसटी से 15 रुपया आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर गया है। एक चीज़ सिर्फ आप देखो कि मैक्सिमम सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है सरकार के पास। सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है आपका बोरोइंग्स एंड लाइबिलिटीज से। ठीक है, इसको आप देख लो 24%। अब रुपये जा कहाँ रहा है, सरकार का खर्चा कहाँ पर हो रहा है, मैक्सिमम खर्चा कहाँ पर हो रहा है वो देख लो। तो मैक्सिमम खर्चा जो आ रहा है वो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। बस इतना ही आपको याद ध्यान में रहना चाहिए याद करने के लिए। बस हो गया आपका, बस हो गया, और कुछ है ही नहीं। दूसरा, आप कहाँ कहाँ पर आपका खर्चा इस बार होने वाला है, तो ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा खर्चा करने वाला है सरकार। ठीक है, इसका कौन कौन सा स्कीम में कितना एलोकेशन हुआ है, टॉप 5 स्कीम देख लो आप। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना देख लो, ठीक है, वीबीजी राम देख लो, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये टॉप 5 को देख लो। और भी देखने का माने तो पीएम सूर्य घर बिजली योजना देख लो, डीएनआरएलएम देख लो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देख लो, प्रधानमंत्री पोषण निर्माण देख लो। मतलब 10 टॉप 10 देख लो या टॉप 5 देख लो। टॉप 5 भी इनफ है, टॉप 5 देख लो बस, और क्या हो गया, और है ही नहीं कुछ। डन, कितना हुआ, कितना मैं आपको मैं रीड करा दिया, 20 मिनट में रीड हो गया यार, वाह। एक लाइक तो बनता है। अभी हम लोग फटाफट इसको ना समराइज भी कर लेंगे। समराइज करें क्या? समराइज करेंगे अब। चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोगों ने देखा। आज हम लोग बजट को समझे नोट्स के माध्यम से और फिर रीडिंग भी कर लिए। बजट क्या होता है? देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है बजट का, देश का जो भी हिसाब किताब होता है उसको ही हम लोग बजट बोलते हैं। तो ये हिसाब किताब हर साल होता है। अगले आने वाले साल में हम लोग कितना रुपया अर्न करेंगे, कितना रुपया खर्चा करेंगे, इसके बारे में सरकार बताता है। तो सरकार जितना भी पैसा खर्च करेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ रिवेन्यू बताता है। चलो समराइज करते हैं आज जो भी हम लोग ने देखा। बजट क्या होता है समझते हैं। बजट देश का हिसाब किताब को हम लोग बजट बोलते हैं। आप भी अपने घर में बैठ करके अपना बजट तैयार करते होंगे कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा कहाँ पर खर्च करेंगे। तो सरकार भी बोलता है कि मेरे पास कितना रुपया आएगा, कितना रुपया खर्च करेंगे। ठीक है, सरकार ये बात हर साल बोलता है। तो हर साल में एक बजट सरकार बताता है। बजट जो होता है वो आगे आने वाले साल का होता है, इसीलिए इस बार का जो बजट है उसको बोल रहे हैं बजट 2026-27, देश का हिसाब किताब। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताता है हम लोग को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कौन बताता है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बताता है कि सरकार को कितना रुपया मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर बताता है कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगा। तो सरकार के पास कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इस पूरा हिसाब किताब को बता रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट के अंदर। ये क्यों बता रहा है? क्योंकि आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, इसके अंदर बोला गया है कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ेगा। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, इसी को हम लोग जनरल भाषा में बजट बोल दे रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको बोला जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बजट शब्द का इस्तेमाल है, तो आप बोलोगे बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का इस्तेमाल है। उसी को हम लोग जनरल भाषा में बजट बोल देते हैं, ताकि किसी को भी सुनाई दे, किसी को भी समझ में आए। एक गरीब को भी समझ में आए कि बजट का क्या मतलब है, एक अमीर को भी समझ में आए कि बजट का क्या मतलब है। ठीक है, तो लेकिन आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है बजट को। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं बजट 2026-27 का। 2026-27 में जो बजट आया है, इसमें सरकार
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए 6 पिलर बताया है और अपना 3 कर्तव्य के बारे में बात किया है। तो सरकार बोला है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रास्ता में चलने के लिए हमारा 6 पिलर है। पहला पिलर है एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, तो इकोनॉमी का जो गाड़ी है उसको एकदम फास्ट करना है, ठीक है। तो ये पहला पिलर है। उसके लिए हम लोग को फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो दूसरा पिलर है स्ट्रेंथन फाउंडेशन। जो गाड़ी हम लोग चला रहे हैं उसमें पेट्रोल अच्छा से भरा रहना चाहिए, गाड़ी का चक्का में हवा रहना चाहिए, ठीक है, गाड़ी में ग्रीस अच्छा से रहना चाहिए, स्मूथ गाड़ी चलना चाहिए। तो इसीलिए जो इकोनॉमी का गाड़ी है, ठीक है, उसको ग्रोथ में ले जाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ ले जाने के लिए आपका चक्का में अच्छा होना चाहिए, यानी फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो दूसरा पिलर हो गया स्ट्रेंथनिंग फाउंडेशन। तीसरा है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। जो गाड़ी आप चला रहे हैं उसमें जो भी पीपल बैठा हुआ है उसके लिए आप सोच करके गाड़ी चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हैं, आप पीछे का आदमी उड़ रहा है, कहीं इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए तीसरा पिलर है पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट। चौथा पिलर है ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। जो सरकार जो ड्राइवर बना करके देश को चला रहा है, देश का इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है, इस गाड़ी में ट्रस्ट होना चाहिए लोगों का। तो यह ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, जो ट्रेन हम लोग चला रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी एक ट्रेन है, उसको हम लोग चला रहे हैं, सरकार उसको चला रहा है, तो पीछे में जो इंसान बैठा हुआ है वो आराम से बिजनेस कर पा रहा है, आराम से खा पी पा रहा है, ठीक है, समोसा पकौड़ी बिक्री हो रहा है, झालमुड़ी बिक रहा है, वो अच्छे से होना चाहिए। और लास्ट में सरकार जो है फिजिकल डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि ट्रेन मिल गया है तो बड़ा रास्ता चला रहे हैं, ज़्यादा तेल खर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिजिकल डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 पिलर है, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है, डन बा। चलिए, इसके बाद 3 कर्तव्य भी है सरकार का। 3 कौन कौन सा कर्तव्य है? पहला है एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ना, तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सबसे एक्सेलरेट करना यही हम लोग का मेन कर्तव्य है। सरकार जो इकोनॉमी को चला रहा है वो चाहता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग एक्सेलरेट करें। पहला कर्तव्य सरकार का वही है। दूसरा कर्तव्य है कि जो लोग हैं, जो पीपल हैं, उनका एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है। दूसरा कर्तव्य हो गया फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल। तीसरा है सबका साथ सबका विकास। गरीब हो चाहे अमीर हो, गरीब हो चाहे अमीर हो, एक ही बात बोल दिया दोबारा ना। हाँ, शहर वाले हो या फिर गांव वाले हो, ठीक है, बुजुर्ग हो या फिर बच्चे हो या फिर यूथ हो, सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ के साथ, ठीक है। तो याद रखिएगा 6 पिलर और 3 कर्तव्य। 3 कर्तव्य वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहला क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, सस्टेन करना है। दूसरा, फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ आवर पीपल, अपने लोगों का एस्पिरेशंस को फुलफिल करना है, मोस्टली यूथ का। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो बजट है ना, ये यूथ ड्रिवन बजट है, यूथ के लिए बनाया गया है। और तीसरा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो अब तीनों कर्तव्य को एक एक करके हम लोग फास्टली देख लेते हैं। पहला कर्तव्य क्या था? इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करना है, सस्टेन करना है। तो इस काम को करने के लिए सरकार बोल रहा है कि हम लोग को 6 इंटरवेंशन करना पड़ेगा, 6 कदम उठाना पड़ेगा। 6 कदम कौन कौन सा है? तो पहला कदम बोला गया कि 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे। दूसरा इंटरवेंशन बोला गया कि 200 लीगेसी क्लस्टर को हम लोग रेनोवेट करेंगे। तीसरा बोला गया कि हम लोग एमएसएमई को चैंपियन एमएसएमई बना देंगे। चौथा बोला गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम करेंगे। पांचवा इंटरवेंशन बोला गया कि कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन स्टोरेज, इस पे काम करेंगे। और छठा इंटरवेंशन बोला गया कि सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाएंगे हम लोग। तो पहला कर्तव्य जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ को ये लोग सस्टेन करना चाहता है और बढ़ाना चाहता है, इसीलिए सरकार बोला कि 6 कदम उठाएंगे। 6 कदम हम लोग देख चुके हैं। अब पहला कदम जो है, जहां पर बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेंगे 7 सेक्टर में, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है, कौन कौन सा 7 सेक्टर है ये देख लेते हैं। सबसे पहला बायोफार्मा शक्ति, ठीक है। बायोफार्मा शक्ति का मतलब कि जो एडवांस और अफोर्डेबल मेडिसिन है वो अपने देश में ही उगना चाहिए, मतलब उगना नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपया हम लोग एलोकेट किए हैं अगले 5 साल में, ठीक है। तो हमारे देश में ही मेडिसिन अफोर्डेबल बने और एडवांस मेडिसिन बन सके, इसके लिए हम लोग बायोफार्मा शक्ति लेकर के आए हैं, ठीक है। शक्ति का फुल फॉर्म क्या है वो आप याद रखना। इसके बाद जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल है ना, उसको हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं। जो 7 एग्जिस्टिंग है उसको अपग्रेड कर रहे हैं और 3 एडिशनल इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, ठीक है। ये है पहला सेक्टर, बायोफार्मा शक्ति। दूसरा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। जो सेमीकंडक्टर कंपोनेंट होता है, सेमीकंडक्टर चिप होता है, वो हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो ये हमारा एक सेक्टर है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो भी सामान आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी मोबाइल फोन, लैपटॉप,
इसका जो कंपोनेंट होता है ना, वो कंपोनेंट हम लोग का भी इंपोर्ट करना होता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो इंपोर्ट ना करके हमारे देश में ही बनने लगे। इसके लिए ये स्कीम आया है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। ये स्कीम 2025 में आया था। इसका आउटले 22,000 करोड़ रुपया था, तो उसको बढ़ा करके हम लोग 40,000 करोड़ रुपया कर दिए हैं। ये अगले 5 साल के लिए रहने वाला है। रेयर अर्थ कॉरिडोर बना रहे हैं। जो भी हमारे देश में रेयर अर्थ निकलता है, मतलब जो मिनरल निकलता है, लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, ये सब का बहुत यूसेज है। तो इनको हम लोग माइनिंग करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक कॉरिडोर बनाए हैं, उसको हम लोग बोल रहे हैं रेयर अर्थ कॉरिडोर। इसमें हम लोग उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं, ताकि जो रेयर अर्थ है उसका माइनिंग हो सके, सही से प्रोसेसिंग हो सके, रिसर्च हो सके और उसको हम लोग यूज कर सके। इसके बाद 3 केमिकल पार्क इस्टेब्लिश होने का प्रपोजल है। ठीक है, तो ऐसा स्कीम हम लोग चलाएंगे ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लोग बेस्ट प्रपोजल ला सके केमिकल पार्क के लिए, और फिर हम लोग केमिकल पार्क बनाएं। केमिकल पार्क बनाने से क्या बेनिफिट होगा? जो भी केमिकल का काम होता है ना, तो केमिकल का काम अभी अलग अलग जगह में होता है, तो केमिकल को ट्रांसपोर्ट कराना पड़ता है, तो उसमें रिस्क होता है, लॉजिस्टिक खर्चा होता है। तो अगर हम लोग केमिकल पार्क बना दे, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर केमिकल का सारा काम हो रहा है, केमिकल निकल रहा है, केमिकल को रिफाइन कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर इस तरह का हम लोग बहुत सारा पार्क बना दें तो क्या होगा कि केमिकल का लीकेज नहीं होगा, दूसरा केमिकल का लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। तो इसीलिए हम लोग केमिकल पार्क बना लिए हैं। ठीक है, मतलब बनाने वाले हैं। फिर कैपिटल गुड्स कैपेबिलिटी भी हम लोग इनहेंस करना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में सरकार चाहता है कि हाईटेक टूल रूम्स बने। जो हाईटेक टूल रूम्स है, इसका क्या मतलब है? जो हाईटेक टूल्स होता है, जैसे कि मान लो कोई प्रिसीजन टूल है, ठीक है, उसको बनाने के लिए टूल रूम्स बनाया जाएगा। जैसे कि मान लो कि कुछ हम लोग डिज़ाइन बना रहे हैं, तो कुछ खांचा चाहिए, तो खांचा कहाँ बनता है? ये हाईटेक टूल रूम्स में बनता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि क्या बोलूँ, एक एक चार्जर है। हाँ, ये चार्जर का ये डिज़ाइन कैसे आ रहा है? क्या कोई पत्थर से मार मार के डिज़ाइन किया है? नहीं, इसका एक खांचा होगा, ये खांचा में डाल के इसको बनाया गया है। ये जो खांचा है कहाँ बनेगा? ये बनेगा हाईटेक टूल रूम्स के अंदर। ठीक है, वैसे ही मान लो कि कोई सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन का जो सुई धागा का कुछ कुछ पार्ट होता है, कंपोनेंट होता है, वो कहाँ बनेगा? ये हाईटेक टूल रूम्स के अंदर बनेगा। इसीलिए सरकार बोल रहा है कि हम लोग जो है 2 लोकेशन में हाईटेक टूल रूम्स बना देंगे। इसके लिए स्कीम भी चला रहा है सरकार। ठीक है, स्कीम का क्या नाम है? कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम। ठीक है, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए इक्विपमेंट का स्कीम बनेगा, मतलब ये स्कीम है जहाँ पर इक्विपमेंट बनेगा। दूसरा, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्कीम लाया गया है, जिसमें 10,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है 5 साल के लिए। ठीक है, ये तो कैपिटल गुड्स का कैपेबिलिटी भी हम लोग देख लिए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक प्रोग्राम लाया गया है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर टेक्सटाइल सेक्टर्स। इसमें 5 सब स्कीम है। कौन कौन सा? नेशनल फाइबर स्कीम, इसके अंदर जो सिल्क है, उल है, जूट है, ये लोग हम लोग खुद से ही बनाना चाहते हैं अपने देश के अंदर। ठीक है, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, टेक्सटाइल एरिया को बढ़ाना चाहते हैं और एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं लोगों को। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम हम लोग चलाना चाहते हैं। इको फ्रेंडली टेक्सटाइल बने, इसके लिए हम लोग टैक्स इको इनिशिएटिव लेकर के आए हैं। और टेक्सटाइल को लेकर के हम लोग दूसरे को स्किल देना चाहते हैं, इसके लिए समर्थ प्रोग्राम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लिए कि कौन 7 सेक्टर है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग स्केल अप कर रहे हैं अंडर कर्तव्य वन। ठीक है, तो पहला इंटरवेंशन तो हम लोग देख लिए। दूसरा इंटरवेंशन है कि 200 लीगेसी क्लस्टर को हम लोग रेनोवेट कर रहे हैं। लीगेसी क्लस्टर्स ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, ऐसा क्लस्टर्स है जो कि हमारे देश को अब तक इतना दूर तक लेके आया है। तो हम लोग उन्हीं क्लस्टर्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, वहाँ पर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। तो वैसा लीगेसी स्ट्रक्चर्स को, फैक्ट्रीज को हम लोग रेनोवेट करना चाहते हैं। ये हमारा दूसरा इंटरवेंशन अंडर कर्तव्य वन। फिर तीसरा क्या है कि एमएसएमई को हम लोग चैंपियन एमएसएमई बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जो एसएमई ग्रोथ फंड है वो हम लोग बना रहे हैं 10,000 करोड़ का। इसके बाद सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है, जिसका मदद से हम लोग एमएसएमई को लोन वगैरह देते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो जो फंड है उसमें 2,000 करोड़ रुपया हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। इसके बाद लिक्विडिटी मेंटेन रहे, जो कि छोटे दुकानदार हैं, एमएसएमई है, तो उनके लिए ट्रेड्स का सपोर्ट लेके आया जा रहा है बाय सेंट्रल पीएसयूज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट बैकिंग। फिर जो सरकार है वो आईसीएआई को, आईसीएसआई को और आईसीसीएमआई को, ठीक है, इन लोगों को बोल रहा है कि आप शॉर्ट टर्म कोर्स बनाओ। लॉन्ग टर्म कोर्स में तो आप सीए बना दे रहे हो, लॉन्ग टर्म कोर्स में तो आप सीएस बना दे रहे हो, लॉन्ग टर्म कोर्स में तो आप लोगों को सीएमए बना दे रहे हो। तो आपको सीए, सीएस, सीएमए नहीं चाहिए, लेकिन छोटा सीए हो, छोटा सीएमए हो, ताकि छोटा मोटा काम कर पाए। जो सीए कर रहा है वो छोटा मोटा काम कोई नॉर्मल इंसान भी कर सके, उसको हम लोग कॉर्पोरेट मित्रा बोल देंगे। उस तरह का शॉर्ट टर्म कोर्स आप डिजाइन करवा दो ताकि कॉर्पोरेट मित्रा बन सके।
तो कॉर्पोरेट मित्र बन सकेगा, तो कम रुपया में एमएसएमई को कुछ सुविधा मिल सकेगा। हर सुविधा के लिए सीए के पास नहीं जाना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो कॉर्पोरेट मित्रा से काम करवा लेगा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट मित्रा के लिए शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी सरकार लाएगा। इसमें किसको हेल्प होगा? एमएसएमई को हेल्प होगा, राइट। अभी देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है? 12.2 लाख करोड़ रुपया, ये मतलब करेगा। रोड्स के लिए इन लोगों ने बनाया है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी हो सके, प्राइवेट लोग जो रिस्क की वजह से नहीं आ पा रहा है वो आए। रेल्स के लिए, रेलवे के लिए एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है, ताकि माल पहुंच सके एक जगह से दूसरा जगह। वो दानकुनी से लेकर के सूरत तक एक फ्रेट कॉरिडोर बनाया गया है। वाटरवेज का बात करते हैं, 20 नेशनल वाटरवेज बनने वाला है 5 शहर में। ठीक है, इसके बाद नेशनल वाटरवेज 5 जो है, NW5 जो है, जो तालचेर, अंगुल, कलिंगानगर, ये जोड़ रहा है पारादीप और धमरा पोर्ट को। ठीक है, वहां तक जाएगा। इसके बाद हम लोग नेशनल वाटरवेज के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना रहे हैं, रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पटना में, बनारस में। वहां पर क्या होगा कि शिप रिपेयरिंग हब भी बनेगा, और नेशनल वाटरवेज में जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है वो भी मिलेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में यही होता है ना, ट्रेनिंग दिया जाता है, कुछ नया नया चीज़ सिखाया जाता है, रिपेयरिंग होगा। ठीक है, इसके बाद सी का बात करते हैं। कोस्टल कार्गो प्रमोशन हम लोग करना चाहते हैं। जो हम लोग रोड्स, रेलवेज, ठीक है, इससे जो सामान भेज रहे हैं ना, इससे जो कार्गो भेज रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि सी में भेजें, मतलब समुद्र से हम लोग भेजें। तो अभी जो है ना, समुद्र से जितना भेजते हैं वो 6% ही है। हम लोग इस शेयर को बढ़ाना चाहते हैं, 2047 तक 12% करना चाहते हैं। ठीक है, साथ में जो सी प्लेन होता है, जो कि हवा में भी चलता है, पानी में भी चल जाता है, उसका हम लोग इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग खर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का चौथा इंटरवेंशन। ठीक है, कर्तव्य 1 के अंदर जब हम लोग को इकोनॉमिक को आगे बढ़ाना है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, तो पहला हम लोग देखें इंटरवेंशन, दूसरा देखें, तीसरा देखें, चौथा देखें। अब 5वां इंटरवेंशन क्या है? CCUS, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। जो भी पोल्यूशन होता है, कार्बन निकलता है, हम लोग उस कार्बन को कैप्चर कर लेंगे और कैप्चर करके स्टोर कर देंगे, और उस कार्बन जो कैप्चर किए हैं उसको यूज कर लेंगे, कोई चीज़ बना देंगे, प्लास्टिक में इस्तेमाल कर लेंगे। उससे क्या होगा? पोल्यूशन भी कम हो गया, क्योंकि कार्बन तो गया नहीं हवा में, हम लोग कार्बन को रोक करके जमा कर लिए और वो कार्बन से कुछ और बना दिए। तो इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है अगले 5 साल में। ठीक है, इसके बाद लास्ट यानी छठा इंटरवेंशन क्या है अंडर कर्तव्य 1? हम लोग को सिटीज़ को इकोनॉमिक इंजन बनाना है। इसके लिए हम लोग हर सिटीज़ में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे अगले 5 साल में। ठीक है, हर सिटीज़ के लिए। इसके बाद म्यूनिसिपल बॉन्ड जो है, अगर कोई म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू कर रहा है एक बार में 1,000 करोड़ से ज़्यादा, तो उस केस में 100 करोड़ का इंसेंटिव सरकार दे देगा। ठीक है, इसके बाद 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है, ताकि 2-3 सिटीज आपस में मिल सके। कौन कौन सा इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है? मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी। ठीक है, इसके बाद बैंकिंग के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी बन रहा है। ठीक है, हाई लेवल कमेटी फॉर ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ये बैंकिंग सेक्टर को देखेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखेगा, स्टेबिलिटी को देखेगा, इसके लिए कमेटी बनाया गया है, हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। इसके बाद हम लोग पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, इन लोग दोनों कंपनीज को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद फेमा रूल्स जो है उसको हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू करने का भी बात की है। ठीक है, तो ये 6 इंटरवेंशन से इकोनॉमी ग्रोथ करेगा और इकोनॉमी का एक्सेलरेशन होगा, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कर्तव्य नंबर 2, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं कि लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल करेंगे। लोगों का एस्पिरेशन क्या है? यूथ का ही एस्पिरेशन है कि भाई जॉब दे दो, तो पहले उनको स्किलिंग देंगे, फिर उनको जॉब देंगे। तो स्किलिंग देखते हैं, फिर जॉब देखेंगे, है ना। तो यहाँ पहले देखते हैं कि उनको स्किलिंग कैसे देना है। कर्तव्य 2 के अंदर पहले स्किलिंग देंगे, फिर उनको जॉब देंगे। तो स्किलिंग में देखो क्या कर रहे हैं, स्किलिंग में क्या कर रहे हैं, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाएंगे नियर लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ताकि जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स होंगे वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, ताकि गर्ल्स का भी पढ़ाई को बढ़ावा मिले। डिज़ाइन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बन रहा है। इसके बाद एक कमेटी और बन रहा है जो कि सर्विस सेक्टर में फोकस करेगा और वहाँ पर लोगों को स्किल देगा। तो एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज, ठीक है, ये कमेटी बन रहा है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी बन रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को सेटअप कर रहे हैं या फिर अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये हम लोग स्किलिंग कर दिए।
अब हम लोग करते हैं जॉब देने का काम, ठीक है। तो पहले स्किलिंग दिए, अब जॉब देंगे। जॉब कहाँ कहाँ पर देंगे देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर का बात करते हैं। हेल्थ केयर में जो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है उनका इंस्टीट्यूशन का हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं और उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौन होते हैं? जो कि हेल्थ प्रोफेशनल को हेल्प देते हैं, जैसे कि कंपाउंडर, ठीक है, मेडिकल स्टाफ, ठीक है, उसके बाद फिर नर्स, ये सब हो गए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। तो इन लोग को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। 1.5 लाख केयर गिवर्स को हम लोग ट्रेनिंग भी देने वाले हैं और इन लोग का जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपग्रेड भी कर रहे हैं। 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब भी बना रहे हैं ताकि मेडिकल टूरिज्म ज़्यादा बढ़ावा हो सके। फिर 3 हम लोग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा भी सेटअप करने वाले हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर भी हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। ये तो हो गया हेल्थ केयर के लिए। अब बात करते हैं हम लोग अब क्या बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के लिए। तो वेट प्रोफेशनल जो है उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं और साथ में जो एनिमल हस्बेंड्री के लिए कोई लोन लेता है तो उस लोन में कुछ कैपिटल सब्सिडी सरकार दे देगा, ठीक है। तो ऐसा प्रोग्राम, ऐसा स्कीम लेकर के आ रहा है सरकार, जिसमें अगर मान लो कि कोई 10 लाख का लोन लिया है, ठीक है, अपना कैपिटल के लिए 10 लाख का लोन लिया है, तो सरकार बोलेगा कि ठीक है कुछ कैपिटल सब्सिडी दे देंगे, 10 लाख में से 2 लाख माफ कर देंगे, ऐसा सरकार कर देगा, ठीक है। तो ये जॉब के लिए करने वाला है। ऑरेंज इकोनॉमी का बात करते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का क्या सीन है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब होता है जो कि कंटेंट क्रिएटर होते हैं, ठीक है, जो आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, या फिर मान लो कि गेमिंग कुछ, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनका जो इकोनॉमी चल रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं ऑरेंज इकोनॉमी। तो ऑरेंज इकोनॉमी में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है मुंबई का, वो जो है कंटेंट क्रिएटर लैब खोल रहा है। एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब खुलने वाला है 15,000 सेकेंडरी स्कूल में और 500 कॉलेजेस में। एवीजीसी का मतलब कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स, ठीक है। इसके बाद स्पोर्ट्स का बात करते हैं। स्पोर्ट्स में क्या है? स्पोर्ट्स में जो खेलो इंडिया है उसको हम लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि जो ट्रेनिंग सेंटर है उसमें और सारे स्टाफ आए, उनको जॉब मिल जाए, एथलीट्स को बेनिफिट पहुंचे, स्टाफ्स को जॉब मिल जाए, ट्रेनर्स को जॉब मिल जाए, है ना। टूरिज्म का बात करते हैं। टूरिज्म में क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। टूरिज्म में देखो एक पायलट स्कीम हम लोग चला रहे हैं ताकि 10,000 गाइड्स को हम लोग अपस्किल कर सके 20 टूरिस्ट प्लेस के अंदर। साथ में नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी जो है इसको हम लोग अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी कर देने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे। ये जो नॉलेज ग्रिड है इसके अंदर जो भी टूरिस्ट प्लेस है उसका सिग्निफिकेंस, कल्चरल सिग्निफिकेंस, टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंस, ये यहाँ पर हम लोग जमा करके रखेंगे। इसके बाद फिर 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिसको हम लोग कल्चरल डेस्टिनेशन में बदलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया कि हम लोग क्या करने वाले हैं जॉब के लिए, स्किलिंग के लिए। डन। ये हो गया हमारा कर्तव्य नंबर 2। आपने लोगों का एस्पिरेशन को फुलफिल कर दिए। अब सबका साथ सबका विकास के बारे में देख लेते हैं। आपके गांव में विकास आया है जी? विकास पता नहीं आया होगा, हम तो भी घर में नहीं थे, ठीक है। तो तुम सबका विकास के लिए फार्मर्स पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फार्मर्स के लिए क्या करा गया है। तो फार्मर्स के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। क्या इनिशिएटिव लिया गया है? 500 रिजर्वियर और अमृत सरोवर बना रहे हैं, पोखरा बना रहे हैं। वो पोखरा क्या करेगा? इरिगेशन में मदद करेगा, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट जो सपोर्ट करेगा हाई वैल्यू क्रॉप्स का प्रोडक्शन के लिए। हाई वैल्यू क्रॉप्स जैसे कि कोकोनट, चंदन, कोको और काजू, ये सब का अगर क्रॉप्स उगाएगा ज़्यादा पैसा आएगा, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है हाई वैल्यू क्रॉप्स। फिर भारत विस्तार, विस्तार का फुल फॉर्म ये देख लेना आप। भारत विस्तार, विस्तार एक एआई टूल है। भारत विस्तार एक एआई टूल है और ये मल्टीलिंगुअल एआई टूल है। अपने भाषा में फार्मर्स को सुझाव दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, ठीक है। इसके लिए बनाया गया। विस्तार का फुल फॉर्म आप देख लेना, ठीक है। ये हो गया फार्मर्स के लिए। अब देखते हैं मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहा है सरकार, क्या करने वाला है। तो नीमहंस, नीमहंस क्या है? एक मेंटल हेल्थ के लिए इंस्टीट्यूशन है। अभी सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है बेंगलुरु में। हम लोग चाहते हैं कि 2 और नीमहंस सेटअप किया जाए नॉर्थ इंडिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद रांची और तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है। इसको हम लोग अपग्रेड करके रीजनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन बना देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वोदय एंड नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए और ईस्ट इंडिया के लिए हम लोग 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन बना रहे हैं 5 पूर्वोदय स्टेट्स के अंदर, ठीक है। ईस्ट कोस्ट का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं जिसका जो मेन नोड है वो दुर्गापुर होने वाला है। 4,000 ई बसेस वहां पर डिप्लॉय करेंगे और बुद्धिस्ट सर्किट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए एक स्कीम लाएंगे। बुद्धिस्ट सर्किट मतलब कि बुद्धिस्ट का जहाँ जहाँ एरिया है ना वो सबको हम लोग कनेक्ट करेंगे।
कहाँ कहाँ पर करेंगे, मस्त में करेंगे। एम से हो गया मणिपुर मिजोरम, ए से हो गया अरुणाचल प्रदेश और असम, और एस से हो गया सिक्किम, टी से हो गया त्रिपुरा। ठीक है। इसके बाद दिव्यांगजन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दिव्यांगजन के लिए 2 स्कीम है, दिव्यांग कौशल योजना, दिव्यांग सहारा योजना। दिव्यांग कौशल योजना के अंदर जिस दिव्यांगजन का जैसा कौशल है उसके आधार पर उनको जॉब दे दिया जाएगा। ठीक है। तो दिस स्कीम इज विल बी, क्या बोलेंगे, ये स्कीम क्यों आएगा, टू ऑफर जॉब्स इन आईटी सेक्टर, एवीजीसी सेक्टर, हॉस्पिटलिटी सेक्टर और फूड एंड बेवरेज सेक्टर। ठीक है। दिव्यांग सहारा योजना जो है वो असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस प्रोवाइड कराएगा। असिस्टिंग लिविंग डिवाइसेस का मतलब कि ऐसा डिवाइसेस जो दिव्यांग जन के लिविंग में असिस्ट करता हो, जैसे कि क्या बोलते हैं, व्हील चेयर। ठीक है। उसके बाद फिर चश्मा, लेंस, ये सब। ठीक है। ये सब प्रोवाइड कराएगा दिव्यांग सहारा योजना के अंदर। ठीक है। तो हम लोग देख लिए तीनों कर्तव्य, कर्तव्य 1, कर्तव्य 2, कर्तव्य 3। अभी हम लोग देख लेते हैं कुछ फाइनेंशियल डेटा। ठीक है। फाइनेंशियल डेटा में सबसे पहले देख लो कि फिजिकल डेफिसिट FY26 में 4.4% था, FY27 में 4.3% रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो FY26 में 1.5% था, सेम रहेगा FY27 के अंदर भी। डेट टू जीडीपी रेशियो जो है अभी कितना है, 56.1% इन FY26, वेरी इंपॉर्टेंट। कितना एस्टिमेटेड है, रहेगा 55.6%, और टारगेट कितना है 50% ±1% बाय 2030, या फिर कहो FY31। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का बात करते हैं। ठीक है। तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर यहाँ पर दिया गया है कि कितना कैपिटल रिसिप्ट हुआ है, कैपिटल और रिवेन्यू रिसिप्ट हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना हुआ है। फिर टॉप 5 स्कीम्स है जहां पर सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला है सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पर खर्च करने वाला है, 2 लाख करोड़ रुपया। फिर VBG रामजी, मतलब कि यहाँ पर ये जो मनरेगा को रिप्लेस करके आया है। ठीक है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, फिर जल जीवन मिशन, फिर PM किसान सम्मान निधि, फिर PM आवास योजना रूरल। ठीक है। इसके बाद फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत 1.4 लाख करोड़ रुपया ग्रांट दिया जाएगा स्टेट्स को। ठीक है। 41% शेयर होगा टैक्स का, यानी जितना भी सरकार टैक्स कलेक्ट करेगा ना 41% स्टेट्स को देगा। ठीक है। ये रिकमेंडेशन दिया गया है 16th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत। ठीक है। और इसको माना गया है अभी। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्टेट्स को दिया जाएगा 2 लाख करोड़ का। ठीक है। इसके बाद जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है वो अब इक्विटीज पे इन्वेस्ट कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। ठीक है। दूसरा, 5 साल का इनकम टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा उन फॉरेन सप्लायर्स को जो कि कैपिटल गुड्स का इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहे हैं बॉन्डेड जोन्स के अंदर। ठीक है। ITR रिवीजन करने के लिए पहले डेडलाइन हुआ करता था 31 दिसंबर, उसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। सेफ हार्बर लिमिट जो है IT सेक्टर के लिए वो 300 करोड़ से बढ़ करके 2000 करोड़ हो गया है। और MSME के लिए जो कुरियर एक्सपोर्ट का लिमिट हुआ करता था 10 लाख का, उसको रिमूव कर दिया गया है। बस यहां पर आपका बजट जो है वो उसको निस्तानाबूद कर दिए हम लोग, खत्म कर दिए। आई होप आपको ये सब याद हो गया है। ठीक है। तो बजट में हम लोग समझ लिए कि क्या बेसिक इंफॉर्मेशन था। बजट का 6 पिलर है, 3 कर्तव्य है। तीनों कर्तव्य में हम लोग देख लिए कि पहला कर्तव्य क्या है, पहला कर्तव्य है इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाना, उसके लिए हम लोग 6 इंटरवेंशन कर रहे हैं। फिर दूसरा कर्तव्य देखें जहां पर हम लोग स्किलिंग देंगे, फिर जॉब देंगे। फिर तीसरा कर्तव्य देखें सबका साथ सबका विकास, फिर हम लोग कुछ डेटा देखें। और अब मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ। उससे पहले आप एक लाइक कर दो, फिर आप चले जाना। एक लाइक करके कमेंट कर दो। आपका एक लाइक जो है वो मेरा मोटिवेशन दुगना कर देता है, और हो सकता है कि 4-5 गुना कर देता है। आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट, आपका एक पॉजिटिव कमेंट जो है वो मेरा दिल गार्डन गार्डन कर देता है, मैं मजा आ जाता है मुझे। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ कि आपका एक एक कमेंट जो है मेरा दिल गार्डन गार्डन कर देता है। ठीक है। एक कमेंट जरूर करना अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है। ठीक है। इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता है। वीडियो को शेयर करना है तो आप करो, यू आर फ्री टू शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग, आपको मालूम ही है। और सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप RBI ग्रेड बी, NABARD ग्रेड A या फिर अदर रेगुलेटरी बॉडीज का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो आपको इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, और मिलने वाला है और मिलता आ रहा है। चलो अब लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय हिंद, जय भारत।